सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, देखते ही देखते हम लोग नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 5वीं कड़ी तक आ चुके हैं और इस 5वीं कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, पूर्वा नरेश जी। पूर्वा जी, आपका हार्दिक स्वागत सभी मित्रों की ओर से। जी, थैंक यू। नमस्कार अर्पण जी और स्वागत और नमस्कार नमस्कार सभी का जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। साथियों, पूर्वा नरेश जानी मानी रंगकर्मी हैं, नाटक लिखती हैं, फिल्मों के लिए पटकथा लिखती हैं। कई महत्वपूर्ण पुरस्कार इनके खाते में हैं और पूर्वा नरेश जी हम सबके प्रिय साहित्यकार नरेश सक्सेना जी की बेटी हैं। ऐसे में यह बातचीत कई स्तरों पर होगी। इसमें एक रंगकर्मी दूसरे रंगकर्मी पर भी बात करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नरेश सक्सेना जी कविताओं के साथ साथ नाटकों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, कुछ एक फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखा है और कुछ धारावाहिक भी बनाए। उनके कवि पक्ष पर तो चर्चा होगी ही, साथ में उनके जो कवि के अतिरिक्त जो अन्य कई पक्ष हैं एक सर्जक के रूप में, उस पर भी चर्चा होगी। इसलिए पूर्वा नरेश जी से आज हो रहे इस संवाद का हमने शीर्षक भी यही रखा, नरेश सक्सेना एक सर्जक जो मेरे पिता है। ऐसे घर बहुत कम होते हैं जहां कई पीढ़ियां एक साथ सृजनात्मक कार्यों में लगी हुई होती हैं। नरेश सक्सेना जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, ये सभी लोग सृजन के, लेखन के और रंगमंच के, फिल्म के अलग अलग आयामों से जुड़े हुए लोग हैं। मगर इन सब पर चर्चा कुछ रुक कर करें। पहले हम पूर्वा नरेश जी से यह अनुरोध करते हैं कि वे कृपया कर अपने बचपन और कैशोर के उन दिनों में जाएं जब वे बड़ी हो रही थी और माता और पिता का प्यार उन्हें मिल रहा था, उनके मार्ग निर्देशन मिल रहे थे। तो बिल्कुल शुरुआती दिनों में किस तरह की उनकी यादें हैं, इसको हम सुनते हैं। इसमें हम नरेश सक्सेना जी के पिता पक्ष को भी जानेंगे और एक सर्जक का परिवार, एक सर्जक माता पिता अपनी संततियों की देखभाल किस तरह से कर रहे हैं, उनका लालन पालन किस तरह से कर रहे हैं, हम इसे भी जान पाएंगे। पूर्वा जी, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। पूर्वा नरेश। थैंक यू अर्पण जी। आपने तो एक बहुत अच्छी सुनहरे फेज में जाने के लिए बोल दिया। आज हम परिवार में 4 लोग थे, मम्मी, पापा, मैं, राघव। दुर्भाग्यपूर्ण अभी सिर्फ हम 2 ही बचे हैं, पापा और मैं। मम्मी और राघव तो नहीं है, तो उन यादों को ताज़ा करते समय मैं थोड़ा भावुक भी हो जाती हूँ। अगर हो जाऊँ तो माफ़ करिएगा। लेकिन बहुत अच्छा फ़ेज़ है, बहुत ही खूबसूरत फ़ेज़ है और ज़रूर मैं साझा करना चाहूँगी। अम, हम लोग लखनऊ में मतलब पैदाइश तो मेरी जौनपुर की है, लेकिन राघव की पैदाइश लखनऊ की है। तो इसका मतलब मम्मी-पापा मैं बहुत छोटी थी जब वो लखनऊ में आ गए और रहने लगे। तो जो मेरी लखनऊ की कुछ मोन्ताजेज़ आप इनको कह सकते हैं मेरी लाइफ़ के, बचपन के। तो मुझे याद है कि हम लखनऊ में रहते थे, मम्मी-पापा दोनों काम करते थे, ये हमें पता था। ये भी पता था कि पापा जल निगम में हैं क्योंकि एक डायरी आती थी न्यू ईयर पे जिस पे लिखा रहता था अधीक्षण अभियंता नरेश सक्सेना और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये देखकर कि मेरे पापा के नाम की डायरी डायरी आती है और अधीक्षण अभियंता क्या होता है, एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर होता है, मुझे बचपन से याद था।
पापा जीप में आते थे और ये कुछ यादें हैं जिनसे आप जोड़-जोड़ के एक पूरा चित्र जैसे फ़िल्म की तरह सीन से आप एक व्यक्ति का आयाम बना सकते हैं। तो मुझे ये याद है कि पापा जीप चलाते थे। पापा कभी-कभी बूट्स भी पहनते थे और ओवरकोट, ट्रेंच भी पहनते थे और बहुत ही डैशिंग और मतलब वो जो अ, शशि कपूर है ना सत्यम शिवम सुंदरम के वैसे से मेरे पापा यंग डेज़ के मुझे याद है। जब भी कभी बाढ़ होती थी हमारा घर लो लाइंग एरिया में था वज़ीर हसन रोड पे लखनऊ में, तो अक्सर लोग घबरा जाते थे और कहते थे कि पानी इस तरफ आ रहा है, बांध रिस गया है बांध रिस गया है। और सारे नीचे हमारा घर नीचे का था तो सारे नीचे के घर ऊपर के घरों में जाके उस रात सोते थे। तो बारिश हो रही होती थी और सब कहते थे बांध रिस गया है और मूसलाधार बारिश में पापा टॉर्च लेकर कुछ लोगों को लेकर बांध पे जाते थे, देखने कि बांध रिस गया है, कि क्या हाल है, मतलब खतरा तो नहीं है कोई। और उस बारिश में जब पापा जा रहे होते थे तो मम्मी जिस तरीके से परेशान हो जाती थी और हम लोगों को ऊपर भी शिफ्ट कर रही होती थी कि तुम लोग अपने गद्दे लेके ऊपर जाओ, बस्ते लेकर ऊपर जाओ, जो भी सामान लेकर ऊपर जाओ और फिर वो पापा को विदा करती थी। तो एक हमें समझ में आता था कि पापा किसी खतरे की तरफ जा रहे हैं और बाँध तो रिस रहा है, बाँध की तरफ तो खतरा है, पापा बाँध पे क्यों जा रहे हैं? लेकिन पापा जाते थे और मैं जब भी सत्यम शिवम सुंदरम देखती हूँ तो उसमें वो एक बारिश और बाँध टूटने वाला सीन है जिसमें शशि कपूर भी जाते हैं बाँध पे, तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल वो याद आ जाता है कि पापा भी उतने ही डैशिंग, स्मार्ट और उतने ही ब्रेव जिसको उस बचपन की यादों में उतने ही ब्रेव थे कि वो जाते थे बाँध पे जब बाकी लोग ऊपर की तरफ भाग रहे होते थे, मेरे पापा बाँध की तरफ जाते थे ये देखने कि पानी रिस रहा है कि नहीं और कोई खतरा है कि नहीं। अ, बाकी यादों में ये है कि मुझे याद है कि पापा स्कूटर भी चलाते थे। मतलब निजी शायद उनका निजी वाहन स्कूटर था और ऑफ़िशियल वाहन जीप था। तो कभी-कभी स्कूटर मतलब स्कूटर से हमको स्कूल छोड़ने जाते थे या पिकअप करने आते थे। तो मुझे याद है कि पापा जब हम वेट करते थे कि पापा कब पिकअप करने आएँगे स्कूटर से। क्योंकि जब वो स्कूटर से पिकअप करने आते थे, तो वो अगर ऑफ़िस की गाड़ी होती थी, तो वो ऑफ़िस चले जाते थे और हम उतर जाते थे और हमको गाड़ी घर छोड़ती थी। तो स्कूटर से पापा आते थे, इसका मतलब पापा की छुट्टी है या पापा काम पे नहीं है, तो पापा हमें स्कूटर से पिकअप करते थे और हम लमाटीनगर लखनऊ में पढ़ते थे, तो वो हज़रतगंज के पास है। तो वहाँ से पापा हमें पिकअप करते थे, फिर हम हज़रतगंज जाते थे, वहाँ पे हनुमान मंदिर के पास एक बाहर कॉमिक्स का ठेला मतलब एक वो लगती थी, दुकान थी बाहर, तो वहाँ से पापा अपने लिए अखबार और मैगज़ीन्स खरीदते थे और मैं जो हूँ वो कॉमिक्स खरीदती थी, पंकज वो क्या चंपक और नंदन और पिंकी और बिल्लू और चाचा चौधरी और लोट-पोट और मधु मुस्कान और जितनी भी उस समय की कॉमिक्स थी, वो सारी मैं खरीदती थी एक-एक और पापा कभी नहीं कहते थे कि मत लो। अ और हम फिर वहाँ से जाते थे, ऑरेंज बार खाते थे और फिर हम कॉफ़ी हाउस में जाते थे और पापा कॉफ़ी पीते थे या अपने दोस्तों से बात करते थे और मैं अपनी कॉमिक्स पढ़ती थी। और फिर जब हम दोनों घर आते थे तो मम्मी से डाँट खाते थे कि कहाँ थे इतनी देर तक, ऑरेंज बार तो नहीं खिलाई और कितनी कॉमिक्स चला के लाए। तो तो मैं वेट करती थी। पापा का ये भी था कि कभी-कभी किसी दीवार पे चढ़ जाएँगे छलांगे लगाने लगेंगे, फुटबॉल खेलने लगेंगे, उचक जाएँगे कहीं पे भी, किसी भी दीवार पे बैठ जाएँगे। मम्मी हमेशा कहती थी गिर जाओगे, कुछ टूट जाएगा, चोट लग जाएगी, बच्चों को हवा मतलब हम एक डर नहीं था। और ही वाज़ ऑलवेज़ पुशिंग अस कि कुछ नई चीज़ें हम करते रहें, डेंजरस चीज़ें हम करते रहें। डर नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। पापा कमरे में आते थे, जब घर आते थे, मम्मी ऑफ़िस से आती थीं, हम बच्चों की हालत ख़राब क्योंकि हम अच्छा, तो मम्मी घर आती थीं, तो हम बच्चों की शामत साथ आती थी कि होमवर्क किया है कि नहीं किया है, कमरा इतना गंदा क्यों पड़ा है, हाथ-मुँह धोए क्यों नहीं है, ऐसे मतलब धूल-धूसरित क्यों हो रहे हो? पापा आते थे हँसते हुए कमरे के अंदर। आई थिंक ये वो जेंडर रोल्स भी हैं, जिसमें एक औरत का अपने घर को व्यवस्थित देखना बहुत ज़रूरी है, वो उसके रोल प्ले में शामिल है, उसकी कंडीशनिंग में शामिल है। तो शायद मम्मी वो सारी उलझनें लेकर घर लौटती थीं कि मैं दिन भर तो मैंने ऑफ़िस में बिताया है, तो अब मैं घर को समेटूँ।
तो शायद वो उस एंग्ज़ायटी से लौटती थीं, उस गिल्ट से लौटती थीं, जो हर औरत को दी जाती है, जो ख़ासकर जो नौकरी पेशा होगी, वो नौकरी करती है तो उसका घर जो है वो सँवरा हुआ नहीं होगा। तो शायद वो उस कंडीशनिंग, उस गिल्ट, उस टेंशन को लेके लौटती थीं और पापा जो थे वो चाहे चाहे रात के 2 बजे हों, चाहे शाम के 6 बजे हों, पापा कभी भी या लंच पे भी आते थे, तो हमेशा पापा के पहले पापा की हँसी अंदर आती थी और पूरा जो वातावरण जो था वो बदल जाता था और आते ही मम्मी शुरू हो जाती थी, इनका होमवर्क नहीं है, इनका कल टेस्ट है, इनको कुछ याद नहीं है, इनको मैथ्स के नहीं वो हल हो रहे हैं और इनकी बेसिक्स ही खराब हैं और पापा कहते थे, "अरे बस मैं करा देता हूँ, 2 मिनट" वो कभी कराते नहीं थे 2 मिनट में, लेकिन बोलते ज़रूर थे, "अरे हो जाएगा, चिंता मत करो।" जैसे कि मेरा एलोक्यूशन था, स्कूल में टेस्ट था और मेरे पास जो भी कविता थी मुझे पसंद नहीं थी, जो मुझे टीचर ने दी थी। तो मैं रो रही थी रात में कि कल मैं क्या पढ़ूँगी? तो मुझे याद है कि पापा मम्मी परेशान हो रही थी कि जो सीखा है उसी को अच्छे से परफ़ॉर्म करो। ऐसा कुछ हो रहा था या वो कुछ ढूँढने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं कल दूसरे दिन बोल दूँ। मैं क्लास 2 में थी और पापा एकदम से आए और हँस रहे कह रहे, "क्यों रो रही है?" मुझे तन्ना-मन्ना बुलाते थे, तो "क्यों रो रही है?" और तन्ना-मन्ना और क्या है कल पोएम पढ़नी है? अच्छा ठीक है। और उन्होंने मुझे ऐसे ही बिस्तर पे मुझे याद है रोल करते हुए पोएम्स बना दी, ये बिल्ली है सिलबिल्ली, इसको जाना है दिल्ली, कार से जाए, बस से जाए या फिर जाए ट्रेन से और अगर जल्दी जाना हो तो जाए एरोप्लेन से, पैदल-पैदल अगर गई तो हो जाएगी मरगिल्ली, ये बिल्ली है सिलबिल्ली, इसको जाना है दिल्ली। ये इतनी सिली लिमरिक्स हैं, लेकिन ये मैंने याद कर ली और मैंने पढ़ी और मुझे सेकंड प्राइज़ भी मिल गया। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे इस पोएम में ज़्यादा मज़ा आ रहा था रादर दैन जो एक बड़ी लंबी-चौड़ी कोई पोएम मुझे दे दी गई थी याद करने के लिए। अक्सर मेरा हिंदी क्लास में मुझे लगता था मेरी हिंदी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं तो सारी मैंने किताबों की अलमारी चाट डाली थी। और मतलब एक बार मम्मी आई, उन्होंने देखा मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं गुनाहों का देवता पढ़ रही थी। मैंने ऑफ़ कोर्स गुनाहों का देवता उठाई थी, मैं क्लास 5 में थी शायद। तो मैंने शायद गुनाहों का देवता उसके टाइटल की वज़ह से उठाई होगी कि इसमें पता नहीं क्या पढ़ने को मिल जाएगा, कोई पल्प फ़िक्शन है। अम, तो मम्मी परेशान हो गई, उन्होंने कहा, "ये क्या पढ़ रही है? ये कोई इसकी उम्र नहीं है पढ़ने की।" पापा ने कहा कि पढ़ने दो, पढ़ तो साहित्य ही रही है ना, तो जो भी समझ की कमी है वो बाद में पूरी कर देंगे, हम समझा देंगे लेकिन उसे पढ़ने दो। तो पापा कभी कोई चीज़ पढ़ने के लिए मना नहीं करते थे। हम सारी कॉमिक्स पढ़ते थे हिंदी की और हम पापा मुझे बाल पॉकेट बुक्स आती थीं, जिनके टाइटल्स भी ऐसे होते थे, किले का रहस्य या उस शाम का कुछ ऐसे कुछ बड़े अजीब पल्प फिक्शन टाइप नाम होते थे और कवर भी ठीक ही रहते थे, मतलब ठीक-ठाक थे, बड़ी सस्ते किस्म की किताबें मतलब मतलब प्रिंटिंग थी वो। तो आई रिमेंबर कि हमारा क्योंकि हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे और हम लमाटने में पढ़ते थे और मेरे जो नेबर्स थे वो लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ते थे। उस गली के जो बाकी बच्चे थे या तो लमाट्स में पढ़ते थे या लोरेटो में पढ़ते थे। तो वो बच्चे जो थे मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि ये गंदी किताबें पढ़ती है। ये मतलब उसपे लिखा रहता था बाल पॉकेट बुक्स, लेकिन उनमें चित्र नहीं होते थे, वो सिर्फ़ कहानियाँ, छोटी-छोटी मोटी किताबें होती थी। तो वो कहते थे गंदी किताबें पढ़ते हैं। और मैं पापा से कहती थी कि पापा ये मुझे ऐसे बोलते हैं, तो पापा कहते थे तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें मज़ा आता है पढ़ने में? मैंने कहा हाँ, तो मुझे और लाके देते थे और कभी किसी चीज़ को सेंसर नहीं करते थे, मना नहीं करते थे। तो हम वो किताबें पढ़ते थे, हम जो घर में काम करने आते थे लोग, उनके बच्चों के साथ खेलते थे, तो बाकी बच्चे हमसे नहीं खे हमारे साथ नहीं खेलते थे कि हम हिंदी में बात करते हैं, हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और हम बस्ती के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो हमारे सर में जुएँ हो जाएँगे या मतलब हम गंदे रहेंगे या तो अक्सर हमको ऑस्ट्रासाइज़ किया जाता था। अ, और मम्मी-पापा की कभी-कभी बहस भी होती थी इस बारे में कि क्या ये सही है? क्या बच्चों को इस तरीके से हमें मेनस्ट्रीम से काट के वो करना चाहिए? मुझे ऐसा याद है। लेकिन फिर बाद में दोनों ही इस बात पे सहमत होते थे कि नहीं हिंदी साहित्य पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा बच्चा अगर हिंदी साहित्य पढ़ता है तो बाकी लोगों की गेज़ है उस साहित्य पे जो प्रॉब्लमैटिक है और बच्चे का पढ़ना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। और दूसरी बात कि बस्ती के बच्चे तो के साथ तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, भले ही वो अपने नेबर्स के साथ ना खेलें। तो तो ये सब कुछ हमारी परवरिश की चीज़ें हैं। हमें क्लास में भी हाँ, तो क्लास में अक्सर डिक्टेशन में या एसे में मुझे नंबर कम मिल जाते थे और मुझे बहुत कोफ्त होती थी कि ऐसा क्यों है? मेरी तो हिंदी बहुत अच्छी है, बाकी बच्चों से अच्छी है। तो उसमें ऐसा होता था कि जैसे मैंने खून लिख दिया
तो वो टीचर उसको सर्कल करके रक्त कर देंगी। मैंने शाम लिख दी तो वो उसे सांझ कर देंगी। मैंने कुछ भी मतलब इस तरीके के कुछ शब्द यूज़ कर लिए जो इसके हिंदुस्तानी के हैं, तो उनको वो सर्कल करके नंबर काट देती थी। और मैं पापा से आके कहती थी कि देखिए मुझे 8 ऑन 10 मिला है या मुझे 6 ऑन 10 मिला है, ये 4 शब्दों के एक-एक नंबर कट गए हैं। तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं लेकिन तुम अपने लिखने का स्टाइल छोड़ना मत क्योंकि अ, हिंदी जो है वो यही है। इसमें इस तरीके से काट-छाँट करना या इस तरीके से भेदभाव करना ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। अगर आपका स्टाइल ये है तो आप इसी ऐसे ही लिखिए और अपने नंबरों की चिंता मत करो। तो ये कुछ यादें हैं, बाकी तो मैं बात करती रह सकती हूँ फिर तो 2 घंटे, 3 घंटे, कितनी भी देर तक बात करूँ। लेकिन ये कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो पापा ने हमें दी हैं कि भाषा को लेकर और हमारे सोशल मेकअप को लेकर। जी, मित्रों, बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है और जिस तरह से पूर्वा जी अपने उन दिनों में जाकर माता-पिता के जुड़ाव को और उनकी शख्सियत के अलग-अलग रंगों को यहाँ पर रख रही हैं, वह उल्लेखनीय है। इस बीच सुदीप साहू जी, रंजना अड़गड़े जी, बाल कीर्ति, सरोज कौशिक, कात्यायनी जी, ममता धवन जी लोग जुड़े हुए हैं। कात्यायनी जी की एक प्रतिक्रिया आ रही है, पूर्वा जी, नरेश जी की कविताओं में घनत्व के साथ भावनात्मक आवेग का एक सहज प्रवाह है और उनकी कविताएं समाज की सारी सरगर्मियों के काव्यात्मक आस्वन के जरिए पाठक को बोध से धारणा तक की यात्रा कराती है। शुक्रिया कात्यायनी जी, और संभवतः उनका स्वास्थ्य ठीक हो तो वे इस श्रृंखला में भी जुड़ेंगी। ममता धवन जी और श्रद्धा सुनील जी ये सब आपकी बातचीत को पसंद कर रहे हैं। ममता जी लिख रही हैं कि किस तरह पूर्वा नरेश उन महत्वपूर्ण यादों की ओर जा रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। कितनी अच्छी बात पूर्वा जी ने की और जिससे नरेश सक्सेना जी से जुड़े हुए तमाम लोग सहमत होंगे जब पूर्वा जी यह कहती हैं कि पापा के घर आने से पहले उनकी हंसी आती। यह एक ऐसा सूत्र है जिससे हम किसी व्यक्ति, किसी लेखक, किसी रचनाकार के मिजाज को समझ सकते हैं। और कैसे उन्होंने कई उदाहरण दिए कि बहुत तनाव में बच्चों को नहीं रखना या अंक कम आने से भी उसको डराना नहीं, यह बताना कि हिंदुस्तानियत क्या है और हिंदी जो गंगा जमुनी तहजीब से बनी हुई भाषा है जिसमें तमाम भाषाओं के शब्द हैं, उसे लेकर भी हमेशा एक समावेशी रवैया रखने की जरूरत है। जो आज तक पूर्वा जी के आप कामों को देखें, इनके डायलॉग राइटिंग को देखें, इनके नाटकों को देखें, वहां हमें ये प्रभाव दिखाई पड़ते हैं और उसको लेकर जो इनकी अपनी एक लगाव है इनका, वह भी हमें देखने को मिलता है। कुछ और ऐसी बात उन दिनों की करें, कुछ कॉलेज के दिनों की, कुछ उसके बाद के दिनों की, कुछ करियर से जुड़ी हुई, तो अच्छा हो जी। थिएटर से आपके लगाव किस तरह विकसित हुए, उसमें नरेश जी का और आपकी माता जी का किस तरह का योगदान रहा, इन सब पे कुछ चर्चा हो हमारा जी। घर हमेशा ही मेरे ख़्याल से रंगकर्मियों से या म्यूज़िशियन से या कवियों से या राइटर से भरा ही रहता था। मुझे याद है कि कभी भी कोई भी किसी वक़्त आता था और घर का ये उसूल था कि कोई चाहे रात में 2 बजे आए क्योंकि अक्सर पापा ही रात में 2 बजे उन्नाव में या रायबरेली में पोस्टेड थे। पापा ही रात में 2 बजे आते थे। तो ये ज़रूर था कि घर में कोई भी कभी भी आए, किसी भी वक़्त आए तो मतलब कम से कम 2-4 लोगों के खाने का इंतज़ाम तो होना ही चाहिए और उसी समय चौका-चूल्हा जल के फ्रेश खाना बना के देना चाहिए, रोटी, गरम पराठे जो भी। तो हमारे घर में हमेशा लोग रहते थे और हमेशा सबके लिए जगह होती थी और
कभी ये नहीं होता था कि किसी आगंतुक को देखकर या किसी आने वाले को देखकर हम खुश होते थे। हम कभी ये नहीं कहते थे, "अरे यार! ये कौन आ गया रात में?" या "अब इनके लिए खाना बनाओ" या "अब इनके लिए" हमने कभी ये देखा ही नहीं अपने घर में। तो हमने ये देखा कि हमारे घर में किसी के आने पे बहुत खुशी होती थी। दोनों, दोनों को, मम्मी को भी। पापा तो मतलब आहा! जैसे वो सबका स्वागत करते हैं, "आइए, आइए।" नहीं, मतलब उल्लास से सबका स्वागत करते थे कि हमको लगता था कि जैसे पापा ने इनको बुलाया है ये मतलब पापा बोलना भूल गए घर पे कि रात में 3 बजे कोई आने वाला है। तो घर हमेशा भरा रहता था, साहित्यिक चर्चाएँ, बहस होती रहती थी। जब हम छोटे थे तो हमें खुशी होती थी कि भई मम्मी-पापा बिज़ी हैं, हम शैतानियाँ कर सकते हैं या अब हमें पढ़ाई के लिए कोई बोलेगा नहीं। लेकिन शायद वो सब चीज़ें कानों में पड़ी हैं, तो माहौल हमेशा से घर में मिला है। मुझे याद है रविवार, हिंदुस्तान ये सब मैगज़ीन्स आती थीं और कभी भी हमें ये नहीं बोला गया कि क्यों पढ़ रहे हो, ये बड़ों का मटीरियल है, लिटरेरी मटीरियल बड़ों का है। मैंने जैसे मैंने बताया मैंने सारी किताबें जिनमें मुझे रुचि थी मैंने सारी पढ़ ली थी। मम्मी ने मुझे बहुत सारी किताबें पूरी सीरीज़ ला के दी प्रेमचंद की कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की अम अ शिवानी की ये सारी श्रृंखलाएँ ला के दी और पापा ने तो सारी कॉमिक्स जो जो मैंने माँगा मतलब इंग्लिश में भी इनेड ब्लाइटन से लेकर मिल्स एंड बोन्स तक मतलब मैं क्लास 6 में मिल्स एंड बोन्स पढ़ रही थी तो मम्मी ने कहा ये क्या पढ़ रही है रोमांटिक नॉवेल्स तो पापा ने कहा पढ़ने दो। हाँ, जब मैं क्लास 12 में भी पढ़ रही थी तब पापा ने ज़रूर कहा था कि अरे अब तुम अभी तक पढ़ रही हो, इससे तुम्हारा इज़ाफ़ा नहीं हुआ। मतलब तब उनको ये तकलीफ़ थी कि 6 साल से तुम रोमांटिक नॉवेल्स इंग्लिश की क्यों पढ़ रही हो? इसमें थोड़ा और इज़ाफ़ा होना चाहिए, थोड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटस बढ़ना चाहिए, लेवल बढ़ना चाहिए। हम सूरीनाम चले गए, मैं 14 साल की थी और राघव 12 साल का था, तो मम्मी की पोस्टिंग सूरीनाम में हुई और वो दक्षिण अमेरिका में एक छोटी-सी कंट्री है जो डच कॉलोनी थी। तो हम वहाँ चले गए और पापा लखनऊ में पोस्टेड थे, तो पापा छुट्टी में आए थे और लोगों ने यहाँ गप उड़ा दी कि मम्मी-पापा का सेपरेशन हो गया है और डिवोर्स तक बात आ गई है, पता नहीं क्या-क्या बातें हो गई और सारे नेबर्स हमको पूछते थे, जब भी मम्मी-पापा ऑफ़िस चले जाते थे, हाय बिन माँ के बच्चे कैसे घूम रहे हैं? अगर राघव दिन में बाहर छूट गए पकड़ से माई जो हमारी देख-रेख करती थीं और बाहर घूमने लगते थे, तो सारी आंटियाँ हमको बुला के बोलती थी, हाय हमारे मुँह पे ही बोलती थी, हाय बेचारे कैसे बिन माँ के बच्चे, कैसे देखो वो धूप में घूम रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है, जो कि हम बड़े खुश होते थे कि अरे हम तो मतलब बाहर आके खेल रहे हैं और इनके बच्चे जो हैं वो बेचारे रो रहे हैं, बिसूर रहे हैं कहीं अंदर। तो ख़ैर ये तो सोसाइटी का प्रेशर है जो हर कामकाजी कपल पे आता है। उनके बच्चों पे सबसे पहले ताने कसे जाते हैं कि इनके बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं या ये बच्चे इनका बचपन जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं है मॉडरेटेड नहीं है या सुपरवाइज़्ड नहीं है। तो ये हमने मुँह पे सुना हुआ है। हमारे बचपन में ही हमने हमारे लिए ही सहानुभूति मुँह पे सुनी हुई है। हमें ये समझ में आता था कि हमारे पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है कि ये दोनों काम करते हैं और पर हम मुझे लगता है कि हमें जो इतना एनरिच्ड माहौल मिला, तो हम दोनों ही राघव और मैं अ, हम दोनों को ही इतना ज़्यादा चाहे हम सूरीनाम में रहे, चाहे हम लखनऊ में रहे या जब मैं दिल्ली में भी थी कॉलेज जब सूरीनाम से वापस आई और मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो ये जो हमें बेस मिला लिटरेचर और म्यूज़िक का, इसने हमें एज़ ह्यूमन बीइंग्स मैं ये नहीं कह रही हम बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन शायद हमारी जो संवेदनाएँ हैं, हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, वो कम से कम सेंसिटिव हैं। आई फ़ील कि हम विचलित होते हैं, हमें दुःख होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें गलत बातों पे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हमें और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हासिल है हमारे पेरेंट्स का कि राघव और मैं दोनों ही वी वर ऑन द राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स हमारी पॉलिटिक्स बिल्कुल सही थी। अ, और हम दोनों ने हासिल चाहे जो भी किया हो जीवन में, हमारा हासिल हमारे ओहदों से नहीं, हमारे पैसों से नहीं है, हमारा हासिल है कि हम कितने अच्छे इंसान दूसरों के लिए थे। जो मदद में था, हम क्या उसके लिए उस वक़्त इंसान थे, उसके लिए उस वक़्त मनुष्य थे कि नहीं। एंड आई थिंक राघव और मैं दोनों ही इस बात का वो लेकर चलते हैं और थे कि हमारी वज़ह से किसी और को दुःख ना पहुँचे, बल्कि हम
किसी के काम ही आ सकें, किसी का दुःख समझ सकें। एंड आई थिंक ये हमारी परवरिश का हासिल है और घर में वो जो सारी बहसें, वो जो मजमा लगा रहता था, उसका हासिल है। सूरीनाम में पापा आते-जाते रहते थे, एक आध बार पापा आए, एक आध बार हम लोग लखनऊ आए और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में थी, जब मुझे लौटना था तो मेरा कॉलेज शुरू हो गया था, तो पापा ही गए थे मेरा एडमिशन कराने और पापा ने मेरा सारे कॉलेजेस में एडमिशन करा दिया। लेडी श्री राम में भी फीस भर दी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में भी फीस भर दी, जीसस एंड मैरी में भी फीस भर दी, किसी कोएड कॉलेज में नहीं भरी क्योंकि उस समय वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं थे। तो दिल्ली में रहने के लिए मुझे हॉस्टल चाहिए था, तो लेडीज़ कॉलेज में ही हॉस्टल्स थे, तो पापा ने इन तीनों में भर दिए और अब मुझे कहा कि मुझे इंद्रप्रस्थ बहुत पसंद है क्योंकि उसका अहाता बहुत खुला हुआ है और गार्डन है और ये है और वो है। और जब मैंने एडमिशन ले लिया, तब मुझे समझ में आया कि लेडी श्री राम की स्नॉब वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वहाँ की पढ़ी लड़कियाँ ज़्यादा स्मार्ट समझी जाती हैं या उनको ज़्यादा वो दिया जाता है। अ, एक खराब उसमें मतलब उस समय हम कॉलेज में थे तो इसी तरीके से बोला जाता था कि अम, ये तो बहन जी कॉलेज है आईपी कॉलेज क्योंकि उसमें शायद अम, अ, जो भी उसका जो मिल्यू था वो मिडल क्लास से ज़्यादा था, तो उसको बहन जी कॉलेज भी बोला जाता था। तो मैं पापा से कहती भी थी कि मुझे किस बहन जी कॉलेज में आपने एडमिशन करा दिया। मम्मी से डाँट पड़ती थी कि ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हो और पापा समझाते ज़रूर थे कि कॉलेज तुम्हारा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है और तुम इसमें पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम हैप्पी टुडे कि मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पढ़ी जिसका अहाता इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था और अ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली तो मैं अक्सर छुट्टियों में मतलब वीकेंड आता था और मैं ट्रेन पकड़ के बिना टिकट की लखनऊ रवाना और मम्मी हमेशा झींकती थी कि तुम क्या कर रही हो और हर वीकेंड तुम घर आ जाती हो और बिना टिकट के ऐसे चल रही हो और तुमको कोई खींच लेगा ट्रेन से रात में और ये वो बहुत अम, डरती थी कि उस समय मुरादाबाद के करीब और सहारनपुर के करीब एक आध किस्से ऐसे हुए थे कि लड़कियों को उतार लिया गया था स्टेशन पे, तो मम्मी बहुत डरती थी और पापा चिंतित ज़रूर रहते थे लेकिन डराना नहीं सीखा है। मतलब शायद वो अगेन जेंडर का डिफ़रेंस है, औरतों को डराना उनकी कंडीशनिंग है, उनका डरना उनकी कंडीशनिंग है और शायद पुरुषों को इतना डर आसानी से लगता नहीं है। पर बेटियों को लेकर तो लगता है लेकिन पापा ने कभी उस तरीके से अपना डर हम पे हावी नहीं होने दिया और हमेशा कहते थे कि हमें बता दो, फ़ोन कर दो और ये इन बातों का ध्यान रखो और आ जाओ और बहुत अच्छा लगता था और जब मम्मी नहीं होती थी कभी-कभी कभी टूर पे गई हैं या कभी बिज़ी हैं किसी शूट में, तो पापा और मैं वो छोटा-सा फील्ड हॉस्टल था जिसमें पापा शिफ्ट हो गए थे। तो पापा और मैं जब रहते थे उधर मम्मी बाद में भी आई थी सूरीनाम से मम्मी और राघव बाद में आए थे, तो कुछ टाइम तक तो मैं और पापा ही रहते थे। तो मेरे ख़्याल से हमारे घर में जो काम करते थे राम कुमार उनकी चाँदी थी, क्योंकि हम दोनों सुबह उठते थे ना हमारे बिस्तर बनते थे, ना कुछ। किसी भी समय 12 बजे भी खाना खा रहे हैं, 2 बजे भी, 4 बजे भी कोई होश नहीं है, किताबें पढ़ते रहते थे। जाते थे हज़रतगंज जनपद, किताबें लेकर आते थे और बस पढ़ते थे और खाते थे और चाय पीते थे, खूब चाय पीते थे। और कोई बिस्तर-विस्तर नहीं बनता था, कोई सफाई-वफाई नहीं होती थी। आई थिंक मैं और पापा मुझे लगता था मैं एक हॉस्टल से ज़्यादा अच्छे हॉस्टल में आ गई हूँ, जहाँ सुविधाएँ ज़्यादा हैं और पापा सारे बिल्स पे कर देते हैं। मुझे बिल पे करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी चीज़ की। तो जो हॉस्टल की छूट थी, जो लड़कियाँ हॉस्टल में आके जो छूट महसूस करती थीं, वो मुझे पापा के साथ रहते हुए महसूस होती थी। मम्मी आती थी तो ज़रूर एक अनुशासन का भय हम दोनों को ही होता था, पापा को भी और मुझे भी और राघव को भी। लेकिन अम, कॉलेज के बाद मुझे एफटीआई जाना था और मम्मी उसके लिए बहुत राज़ी नहीं थी क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं यूपीएससी दूँ या एटलीस्ट मास्टर्स करूँ मास्टर्स इन सोशल वर्क करूँ। पर मैं ज़िद कर रही थी और पापा ने कहा कि भरने दो फॉर्म, कौन-सा हो रहा है, कौन-सा हो जाएगा। और क्योंकि मैं विदेश से पढ़कर आई थी तो ज़रूरी भी नहीं था कि हो जाता क्योंकि इंडियन हिस्ट्री नहीं इतने अच्छे से पता थी, वेस्ट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने और करंट अफेयर्स इंडिया के उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बहुत चीज़ें थी मतलब पॉलिटिक्स अगर आपने हिस्ट्री नहीं इंडिया में पढ़ी है, पॉलिटिक्स नहीं इंडिया में पढ़ी है, सिविक्स इंडिया की नहीं पढ़ी है, तो दिक्कत हो सकती है आपको इस तरीके के एग्ज़ामिनेशंस में। तो मम्मी ने खैर फॉर्म लास्ट मोमेंट पे मम्मी ने ही भरवाया, उन्होंने ही मँगवाया और भरवाया
और फिर तैयारी भी उन्होंने मतलब सारी मेरे लिए करवाई। पापा ने भी पढ़ाया, पापा ने मम्मी को भी पढ़ाया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और मुझे भी पढ़ाया और जितना उनके पास फ़िल्मों को लेकर ज्ञान था, वो सारा मुझे दिया। और मुझे लगता है कि बचपन से मैंने जिस बहस सुनी थी ना, वो इतनी मेरे लिए वो था फाउंडेशन था कि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस थोड़ा करंट अफ़ेयर्स अपना सुधारना पड़ा और बाकी पापा ने समझा दिया और मैं ट्रेन से गई इलाहाबाद और मम्मी का भी सेंटर इलाहाबाद पड़ा था जब पापा उनको लेकर गए थे शादी के बाद एग्ज़ाम दिलाने के लिए। पापा जीप से लेकर गए थे, मुझे ट्रेन में बिठा दिया गया था ऑफ़ कोर्स और वहाँ पे रवींद्र काले अंकल और ममता काले आंटी के घर में पहुँची थी और उनके बेटे अनिरुद्ध ने मुझे सेंटर तक पहुँचाया था और बहुत दूर था सेंटर, इलाहाबाद से भी दूर था, 2 घंटे दूर या 1 घंटे दूर था। पर उन्होंने मेरे लिए पूरा इंतज़ाम किया। तो आई वाज़ वेरी प्रोटेक्टेड एंड दे ऑलवेज़ मेड श्योर कि मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन बहुत आसान भी नहीं किए थे रास्ते कभी। और जाके एग्ज़ाम दिया और हो गया। तो पापा ही सबसे ज़्यादा ज़ोर से हँसे थे कि अरे! ये तो हो गया मैंने तो सोचा था नहीं होगा। और फिर इंटरव्यू का कॉल आया और फिर इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराई दोनों ने ही और फिर इंटरव्यू में भी हो गया। अम, तो और मेरी जो पहली कंटिन्यूटी फ़िल्म थी, वो पापा की कविता पे ही थी, लौट आओगी तुम जैसे लौटाती है नदी बारिश में। बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी उस कविता की तब, उसको बहुत ही रोमांटिक तरीके से मैंने डायनामाइज़ किया था, एक प्रेम कहानी की तरह। लेकिन पापा की कविता से मेरी कंटिन्यूटी फ़िल्म की शुरुआत हुई और आज मेरा आखिरी नाटक जो मैंने लास्ट आखिरी से मेरा मतलब है जो लास्ट नाटक मैंने किया, वो ज़ून है और उसमें तो पापा की ही कविताएँ हैं। तो पापा मैंने जब भी कोई काम किया, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बचकाना हो, चाहे वो बड़ा काम हो, मैंने हमेशा पापा की कविताओं पे अपना हक समझा है और शायद ये मेरी प्रिविलेज है कि मैंने बिना किसी हिचक के पापा की कविताएँ उठाई हैं और उन्हें तोड़-मरोड़ डाला है और लौट आओगी तुम में भी मैंने पापा से कहा कि ये बहुत ही रोमांटिक रिप्रेज़ेंटेशन है। पापा ने कहा, "करो जो करना है।" मैंने कहा, "मैं आखिरी लाइन भी चेंज कर दूँ?" उन्होंने कहा, "कर दो।" तो शायद ये मेरा बेटी होने का प्रिविलेज भी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि पापा बहुत उदार हैं। वो कभी भी अपने नाम का हम लोग बोलते हैं कि पापा आपकी कविता यूज़ कर ली, आपका नाम नहीं दिया। तो उनको उस बात की इतनी अगर कोई साहित्यिक काम या किसी आर्टिस्टिक काम के लिए यूज़ कर रहा है, तो उनको उसकी इतनी कोफ्त नहीं होती। हम लोग ज़रूर झगड़ा करते हैं कि नहीं, नहीं आपका नाम तो जाना चाहिए कम से कम बिकॉज़ दैट्स योर राइट। लेकिन पापा बहुत उदार हैं अपने काम को लेकर और मेरे साथ तो ख़ैर शायद मेरी प्रिविलेज भी है कि मेरे साथ ज़्यादा हैं। तो मैंने हमेशा पापा की कविताओं को तोड़-मरोड़ दिया है या उनको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है। उन्होंने कभी मना नहीं किया। अम पापा के ही 2 नाटक मैंने किए और प्रेत और 10वीं दौड़। 10वीं दौड़ को तो मैंने बच्चों के लिए किया जबकि वो एडल्ट्स के लिए है नाटक और जब बच्चों के लिए किया तो मैंने उसका एक अडैप्टेशन किया क्योंकि मैं बम्बई में पृथ्वी थिएटर में आने वाले संभ्रांत परिवार के बच्चों के लिए ये नाटक कर रही थी जिसमें कास्ट और प्रिविलेजेस के बारे में एक कहानी है। तो उन बच्चों को समझाने के लिए मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में डाल रही थी उस कहानी को। अ तो कई लोगों ने उस पे क्रिटिसिज़्म भी किया कि ये नरेश सक्सेना का परिवेश नहीं है, ये नरेश सक्सेना की कहानी को इस तरीके से इस माहौल में डालना सही नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि नरेश सक्सेना की जो कहानी है, वो जिन बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो वो बच्चे इस कहानी को देखेंगे नहीं। वो टिकट खरीद के कहानी देखने भी नहीं आएँगे क्योंकि ये तो सिर्फ़ अंग्रेज़ी थिएटर देखते हैं। या वो छोटा भीम देखते हैं या अलादीन देखते हैं। तो उन बच्चों को अगर मुझे ये कहानी सुनानी है, दिखानी है तो मुझे इस कहानी को बदलना पड़ेगा थोड़ा-सा, इसका अंदाज़ बदलना पड़ेगा और इसका अडैप्टेशन करना पड़ेगा। तो पापा ने उसके लिए भी मना नहीं किया बल्कि देखने आए तो बाहर घूम-घूम के वो लोगों से बच्चों से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे और उनके अगर कोई क्रिटिसिज़्म होता भी है तो बहुत शांति से अपनी बात रखते हैं और अगर मैं बहस करती हूँ या नहीं मानती हूँ तो हावी भी नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने लिख दिया है और उसके बाद डायरेक्टर उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, जब तक कि कोई बहुत ही मतलब उसका बहुत ही कोई असंगत यूज़ ना कर रहा हो, कोई बहुत ही बिल्कुल ऐसा यूज़ ना कर रहा हो जो प्रॉब्लमैटिक हो, वो उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं हैं। वो एज़ अ राइटर वो डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा अम छूट देते हैं कि वो उनकी कहानी को क्रिएटिवली अडैप्ट कर ले। और ये बात मैंने उनसे सीखी है कि मैं भी अव्वल तो मैं बहुत कम डायरेक्टर्स के लिए लिखती हूँ।
उन्हीं के लिए लिखती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ और डायरेक्टर उसको किसी तरीके से इंटरप्रेट और करना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात अपनी बात रखने का उनको वो ज़रूर देती हूँ, या उसपे उन पे हावी नहीं होती कि मैंने कहानी लिखी है तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। आई थिंक एक कन्वर्सेशन और एक डायलॉग का जो पापा ने मुझे सिखाया है, मैं वो ब्रिज रखती हूँ, और वो शायद इसीलिए मुझे मेरी राइटिंग में मदद भी करता है जब मैं खुद के लिए नहीं लिख रही होती हूँ, मैं किसी और के लिए लिख रही होती हूँ, कि मैं उनको उतना सम्मान देती हूँ जो पापा ने मुझे देना सिखाया है। एक बात जो दिमाग से छूट रही है जो मैं बोलने वाली थी, हाँ, पापा और मेरी अक्सर बहुत बहसें होती हैं जेंडर को लेके। पापा पापा ने मम्मी को बहुत एनकरेज किया, अम, उनको एफटीआई के लिए एनकरेज किया जाने के लिए, मुझे भी किया, पर मम्मी को तो किया ही। और मम्मी को कभी किसी काम के लिए रोका नहीं, बल्कि मम्मी खुद सूरीनाम जाने के पहले बहुत कॉन्फ्लिक्टेड थी, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है कि पापा ने ही बोला कि बिल्कुल जाना चाहिए। जब मम्मी का वो अप्रूवल आया तो पापा घर में ज़ोर-ज़ोर से हँस के सबको फ़ोन करके बता रहे थे, बाँसुरी बजा रहे थे, माउथ ऑर्गन बजा रहे थे खुशी के मारे कि इतनी अच्छी पोस्टिंग और इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा। और बिना किसी उसके उन्होंने अब 3 साल के लिए मम्मी और पापा मतलब अलग-अलग देशों में रह रहे थे। कोई ऐसा इंटरनेट भी नहीं था तब, ना कोई सेल फ़ोन्स थे, कम्युनिकेशन भी ऐसा नहीं था। लेकिन इतनी गाढ़ी उन दोनों की आई थिंक साठगांठ थी कि चाहे और किसी भी शादी में ज़रूर होता है ऐसा कि आप अलग-अलग फ़ेज़ेज़ से गुज़र रहे हों और हर फ़ेज़ एक जैसा नहीं होता। लेकिन उन दोनों की जो ट्यूनिंग थी वो इतनी सॉलिड थी कि कितना भी कोई भी फ़ेज़ रहा हो उनका वो ज़िंदगी का, लेकिन मम्मी गईं और पापा यहाँ रह गए, लेकिन हमें कभी नहीं लगा एज़ देयर चिल्ड्रन कि जबकि हमें र्यूमर्स मिलते थे, हमें लोग बोलते थे कि तो मम्मी-पापा अलग हो गए हैं क्या? या इनका डिवोर्स चल रहा है क्या? या जो भी तनाव चल रहा है कुछ क्या? हमें कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि वो फ़ोन पे बात करते थे, चिट्ठियाँ आती थीं और इतना मतलब एक-दूसरे का ख़्याल था कोई भी काम करने के पहले कि मैं ये विजय से ज़रूर डिस्कस करूँगा या मैं नरेश जी से ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो हमें लगता ही नहीं था कि ये अलग हैं। तो आई थिंक ये अलग-अलग 2 देशों में रहते हुए भी इन्होंने जिस तरीके से एक अपनी शादी को निभाया एंड शादी को भी नहीं, एक साथ होने को निभाया है। अम वो इनके काम के बारे में इनकी जो ट्यूनिंग थी उसको उसके बारे में जो कहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो बहुत मॉडर्न रिलेशनशिप्स भी नहीं कर पाती हैं आज। अम, तो बहुत ही मॉडर्न नज़रिया दिया इन्होंने हमें रिलेशनशिप्स को लेकर, हमेशा किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो दोस्ती की हो। जेलसी नाम की चीज़ ही नहीं थी दोनों में। ना मम्मी किसी को लेकर जेलस होती थी, ना मैंने कभी पापा को देखा कि वो किसी को लेकर कोई ऐसी बात कर रहे हों। अम, बहुत डायलॉग था दोनों के बीच में। दूरियाँ थी और इंटरन कम्युनिकेशन भी ऐसा नहीं था जैसा आज है। लेकिन पता नहीं क्या डायलॉग था या क्या ट्यूनिंग थी कि बहस बहुत थी। ऑफ़ कोर्स डायलॉग का एक वो था कि डायलॉग के उससे बहस भी बहुत होती थी। बहुत बहस, बहुत ज़्यादा बहस। मतलब हमें याद है कि रात में 3-3 4-4 बजे तक बहस होती थी और हमको लगता था मम्मी-पापा लड़ रहे हैं क्या? फिर हम ध्यान से सुनते थे, हमें लगता था नहीं ये तो कुछ बहस कर रहे हैं। हम पूछते भी थे आप लोग लड़ रहे हैं? तो कहते थे नहीं बेटा हम बहस कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो बहस थी, वो जो कम्युनिकेशन था, वो पॉज़िटिव था। सो एनीवे तो क्या बोल रही थी मैं कि हाँ, तो पापा के साथ मेरी बहुत बहस होती है। आई थिंक वो मैंने मम्मी का एक रोल प्ले ले लिया है कि मैं पापा के साथ बहुत बहस करती हूँ। जेंडर को लेके बहुत बहस करती हूँ। पापा बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन पुरुष हैं और मुझे लगता है कि पुरुषों की एक कंडीशनिंग तो होती ही है, वो चाहे कितने भी प्रोग्रेसिव हों औरतों की भी होती है, ऐसा नहीं है, मैं भी कंडीशन्ड हूँ। अगर हम ट्रू जेंडर पे सही बात करना चाहेंगे तो मैं भी कंडीशन्ड होंगी। हम सबको कॉन्स्टेंटली अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है, तो मैं पापा की कंडीशनिंग तोड़ती रहती हूँ और पापा कभी-कभी मेरी भी तोड़ते हैं कुछ मामलों में। बट काफ़ी बहसें होती हैं हमारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे होती हैं। कोई सुन ले तो सोचेगा ये बाप-बेटी का कैसा संवाद है जो अ अ, जेंडर इक्वालिटी से लेकर
रिलेशनशिप को लेकर, सेक्सुअल इंटिमेसीज़ को लेकर, होमोफोबिक या होमोफोबिक ना होने को लेकर, से लेकर जो अप्राकृतिक जिसको अप्राकृतिक यौन संबंध माना जाता है, उनको भी लेकर, क्योंकि आजकल जो नई रचनाएँ आ रही हैं, जो नए कवि आ रहे हैं, वो इन सब सब्जेक्ट्स को बहुत पिकअप करते हैं। तो उसपे भी हमारी काफ़ी बात होती है, और कोई हमारी बातचीत सुन ले तो कहे कि कैसी मतलब असभ्य और संस्कारहीन फैमिली है। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी बचपन से बहुत ज़्यादा सॉलिड ट्रेनिंग रही है कि किसी भी सब्जेक्ट पे बहस ज़रूर करो, उससे शाय अवे मत करो। अ, आई रिमेंबर कि हम छोटे थे तो राघव ने आके कुछ सवाल ऐसे पूछे थे कि फ़क किसे कहते हैं? और मम्मी तो नहीं समझा पाई थी, पापा ने ही समझाया था। अ, और अंग्रेज़ी का साहित्य जो पल्प फ़िक्शन है उसमें जो जिस तरीके का कभी मना नहीं किया, पल्प फ़िक्शन पढ़ने के लिए भी मना नहीं किया। और हम बच्चे तो पढ़ते ही थे ये सब पढ़ने के लिए, क्या पढ़ लें, हैरोल्ड रॉबिन्स पढ़ लें कि सिडनी शेल्डन पढ़ लें, कौन से पैसेजेज़ मिल जाएँ जिनमें कुछ बहुत रोमांचक हो। और पापा को पता होता था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, मम्मी को भी पता होता था हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा-हमेशा बोलते थे कि बेटा, पापा ने भी बोला कि बेटा सिडनी शेल्डन से ज़्यादा रोमांचक उस ज़माने में रोमांचक कहानीकार है नहीं, तो तुम इसका प्लॉट पढ़ो। उन्होंने मुझे किताब दी पढ़ने के लिए, और उसमें काफ़ी इंटीमेट पैसेजेज़ भी थे, लेकिन मैंने पूरी किताब पढ़ी, फिर उन्होंने मुझसे बैठ के पूरा प्लॉट डिस्कस किया और टाइमलाइन डिस्कस किया, आई रिमेंबर। और शायद इसीलिए आज मैं मतलब पल्प फिक्शन लिख पाती हूँ। कमिशन्ड ऑफ कोर्स, अपने लिए नहीं लिखती, दूसरों के लिए लिखती हूँ, लेकिन कमिशन पल्प फिक्शन इसीलिए लिख पाती हूँ क्योंकि पापा ने मुझे दोनों तरीके का साहित्य पढ़ने की छूट दी, कि दोनों पढ़ो और दोनों को एप्रिशिएट करो। एक पॉपुलर है और दूसरा लिटरेरी है। तो जो पॉपुलर है वो भी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ अच्छा है, कुछ तो क्राफ्ट है उसमें जो बहुत अच्छा है। तो उसको समझो। किसी भी चीज़ को शन मत करो, सेंसरशिप मत करो। अ, दरिची मेरे प्रिय हैं, लेकिन कभी मैं समझ ना सका कि वे महत्वपूर्ण किस तरह हैं। गिरिधराजी जी, मैं ये सवाल समझ नहीं पा रही हूँ, अगर आप मुझे अपना सवाल थोड़ा-सा और डिटेल में पूछें तो शायद मैं आपको जवाब दे पाऊँ। अम, महत्वपूर्ण कवि वो आपके लिए शायद ना हो, जिनके लिए हैं, उनके लिए हैं। अगर आपके लिए नहीं है, तो नहीं है। मतलब उन्हें आई डोंट थिंक कि हमें या उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अ, वो तो समय ही बताएगा और उनके पाठक बताएँगे कि वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अम, गिरिधर जी, जी। आप अपने कमेंट को हाँ, गिरधर जी, अगर आप अपने कमेंट को थोड़ा-सा विस्तार में समझा सकें, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं इस बात का जवाब दे दूँ। लेकिन मुझे मेरे फ़ादर के बारे में और वो कितने महत्वपूर्ण कवि हैं, ये बोलना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ शोभा देगा। वो अगर महत्वपूर्ण है तो उनके पाठक इस बात को बताएँगे कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि वो अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि वो उनकी कविता में उनका समय बोलता है। उनकी कविता में बहुत पहले से वो विचारधारा बोलती है, जो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ों को इतनी सहजता से रखते हैं, वो चीज़ों को इतना आसान कर देते हैं कि बात समझना आसान हो जाती है। अक्सर जो इंटेलेक्चुअल राइटर्स हैं, वो बात को गूढ़ कर देते हैं। वो चाहे भाषा से कर दें, चाहे एक्सप्रेशन से कर दें, उसको अक्सर कई कवि मेरी समझ में नहीं आते, या आते हैं तो बहुत मेहनत के बाद, वो एलिटिज़्म होता है एक तरीके का। मुझे लगता है कि नरेश जी की भाषा इतनी आसान है और वो गूढ़ विचारों को इतना आसान बना देते हैं, जैसे वो मैथ्स हमें जब बचपन में पढ़ाते थे, तो मैथ्स को बहुत आसान कर देते थे। वो हिस्ट्री को बहुत आसान कर देते थे कि हमें वो अ, याद कहानी की तरह हो जाती थी। तो वो मैथ्स को इतना आसान कर देती थी कि हमें फंडामेंटल्स और बेसिक समझ में आ जाते थे। हमें बेसिक बात समझ में आ जाती थी। तो जो बहुत बहसें होती हैं, उसका भी मुझे आज समझ में आता है कि अगर आपको बेसिक थॉट समझ आ गया है, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वो चाहे कितनी भी कठिन भाषा में लिखी या बोली गई हो। तो नरेश जी इसलिए बहुत मुझे लगता है कि एलिटिस्ट कवि नहीं है। वो
इनफैक्ट एक तरीके से लोक कवि हैं क्योंकि वो जन की भाषा में लिखते हैं और वो ऐसी बातें लिखते हैं जो सारे कवि लिख रहे होते हैं और जो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं और सिर्फ कवि ही नहीं, साहित्यकार भी, रचनाकार भी या लेकिन वो अ, मासेस तक उनकी बात पहुँच सके ऐसे लिखते हैं। वो एलिटिज़्म में नहीं फँसते कि मेरी बात सिर्फ़ उन लोगों को समझ में आए जो बहुत अच्छी भाषा का ज्ञान रखते हों या जो बहुत परिष्कृत विचार को समझ सकते हों। वो अपनी उन जो सोफ़िस्टिकेशन है वो विचार में होता है, लेकिन भाषा में इतनी सहजता और सरलता होती है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, उन लोगों तक पहुँच सके जिन तक उसको पहुँचना चाहिए। जिसको हम टेलीविज़न में एक्चुअली कहते हैं डंबिंग डाउन। टेलीविज़न में बहुत खराब शब्द है डंबिंग डाउन, इसीलिए टेलीविज़न को खराब मीडियम माना जाता है, इडियट बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा होता है वो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए किया जाता है, कि ये जो बात है ये खराब भाषा में ही बोला जाता है कॉर्पोरेट रूम्स में, तो मैं उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा डम्ब इंसान, इडियट को भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार 3 बार थप्पड़ पड़ता है, तड़ाक, तड़ाक, तड़ाक। हर चीज़ को 10 बार बोला जाता है। तो जो नरेश जी हैं, वो विदाउट डूइंग दीज़ थिंग्स कि सरल और सस्ता बिना सस्ता किए या बिना इडियोटिक किए उसको, वो खूबसूरत विचार और एक गूढ़ विचार को खूबसूरत भाषा में, सहज भाषा में, बहुत सरलता से वो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक वो बात पहुँच जाए, लेकिन अपनी लिटरेरी क्वालिटी खोए बिना, ऐसे लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने समय की बहुत क्योंकि अगर हम कॉन्शियस लिटरेचर क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम ऐसी बातें कह रहे हैं जो जनमानस तक पहुँचनी चाहिए, तो हमें उसे उसी भाषा में उसका लिटरेरी क्वालिटी बना के रखना पड़ेगा कि वो बात जनमानस तक भी पहुँच जाए और एलीट्स तक भी पहुँचे। क्योंकि अक्सर ये डिवीज़न होता है और ये मैंने देखा है कि जब हम हिंदी में लिख रहे होते हैं, तो हमें अंग्रेज़ी साहित्य वाले या अंग्रेज़ी थिएटर वाले जो हैं, वो अक्सर ये कर देते हैं कि जो बचपन से मेरे साथ होता था। मैं हिंदी साहित्य पढ़ती थी, तो मेरी क्लास के बच्चे मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, "यार, ये क्या पढ़ रही है?" मैं इन्हें लाइब्रेरी में ले जाती थी, तो हाँ जी, नैन्सी ड्रूज़ पढ़िए, इनेल बेटन जो स्कूल में पढ़ाया मतलब लाइब्रेरी पीरियड में जो तो हाँ, लेकिन अगर आपके हाथ में हिंदी की किताब है तो आपको आपसे आपके टेबल पे बैठेंगे नहीं बच्चे। वही चीज़ बड़े होकर भी होती है कि अगर आप कठिन भाषा में लिख रहे हैं, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट राइटर हैं और आप बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल लिख रहे हैं। जैसे ही आप सरल भाषा में लिखने लगते हैं, कोई ऐसी बात लिखने लगते हैं, जिस पे रुचि आने लगती है कॉमन मैन को, तो लोगों को लगता है ये तो कुछ बहुत ही मतलब पता नहीं क्या कुछ मासी लिख दिया है। अगर मासी है तो क्लासी नहीं है और क्लासी है तो मासी नहीं है। नरेश जी इस डिफरेंस को बाँटते हैं। वो क्लासी भी हैं और वो मासी भी हैं। और ये चीज़ आप कबीर और रहीम मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहती, मेरे लिए अच्छी बात भी नहीं होगी ऐसा बोलना। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूँ तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी क्लासी हैं, वो बहुत मासी भी हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी बहुत मासी हैं, लेकिन और बहुत मेरे तो बहुत ही मतलब शायद कई चीज़ें तो पापा से भी ज़्यादा पसंद है उनकी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन है, जो सबकी पकड़ में नहीं आता। उसके लिए एक पढ़ा-लिखा, खाया-पिया दिमाग चाहिए, प्रिविलेज्ड दिमाग चाहिए। तो बट ही इज़ ग्रेट। आई मीन आई लव हिम एंड माय फादर लव्स हिम। अ, नरेश जी जो हैं, वो मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल थॉट को जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि उनको बहुत हल्के में भी ले लिया जाता है। क्योंकि वो और ये तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये उसकी गेज़ का प्रॉब्लम है कि हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो हमें समझ नहीं आती है, हमें लगता है पता नहीं क्या कह दिया। और या कोई ऐसी चीज़ जो हमें समझ आ गई और दूसरों को नहीं समझ आती है, हमें बड़ा गर्व होता है अपने ऊपर। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ये उस चीज़ की पॉलिटिक्स से कहीं पे कमी हो गई है उस चीज़ की पॉलिटिक्स में कि अगर वो किसी इंटेंट से लिखी गई है तो वो जनमानस तक पहुँचनी चाहिए और उसको समझ में आनी चाहिए क्योंकि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हमारी जो मास हमारी जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी प्रिविलेज नहीं है, सारी की सारी अंग्रेज़ी पढ़ी नहीं है, सारी की सारी वेस्टर्न विचारधारा से को एक्सपोज़ नहीं है, सारी की सारी ने तो मतलब सस्ते साहित्य के अलावा और कुछ और सस्ते सिनेमा के अलावा और कुछ देखा पढ़ा ही नहीं है।
हम उस तबके से बात करना चाह रहे हैं अपने आर्ट और अपने लिटरेचर के थ्रू। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं होता या हम आर्ट्स का एनवेलप पुश नहीं करें और हम एक्सपेरिमेंट नहीं करें। लेकिन वो सब करते हुए हमें उस बात का बैलेंस भी बनाना है कि कहीं हम एलिटिस्ट तो नहीं हो रहे। क्योंकि प्रिविलेज के लिए तो बहुत लिटरेचर है। बाहर विदेशों में जाइए, सारी गैलरीज़ हैं, सारे म्यूज़ियम्स हैं, सारी बहसें हैं। अंग्रेज़ी में बहुत बहसें हैं। लेकिन ऐसी बहस जिसको आपका टीवी देखने वाला, सास भी कभी बहू थी देखने वाला, कपिल शर्मा कॉमेडी शो देखने वाला व्यक्ति इस साहित्य को पढ़ना चाहे, आपके साहित्य को पढ़ना चाहे, आपकी कविता को पढ़ना चाहे, ये बात आपकी लिटरेरी राइटिंग में होनी चाहिए। ये बात आपके नाटक में होनी चाहिए। तो मैं जब भी नाटक बनाती हूँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो आदमी घर पे फ्री टीवी देख रहा है, वो ₹300 का टिकट अगर देखने आएगा, तो वो कुछ यहाँ से थॉट लेकर जाएगा। उसके लिए मुझे रोचक बनाना ही है। अपने लिए मैं एक्सपेरिमेंटल काम ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे ये काम तो करने ही है। अगर हमने ये काम नहीं किया तो आने वाली जो हम आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारा जो जनमानस है वो जिस तरीके की वोटिंग कर रहा है, जो हमारा 33% जो वोट जा रहा है, वो इसीलिए है कि ये कंटेंट जो है कहीं गलत हो गया और हमें इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि हमारा कंटेंट हमने सिर्फ़ एलीट्स के लिए बनाया, शायद, ज़्यादातर। और वो जनमानस तक पहुँचा नहीं। टीवी पहले पहुँच गया और टीवी तो इज़ बेस्ड ऑन द मोस्ट नेगेटिव एंड द सबसे सस्ती क्वालिटी का कंटेंट हमारा टीवी बनाता है। क्योंकि वो उस पे एडवर्टाइज़िंग पे चलता है। तो वो तो मतलब अ, जेलसी, बदला लेना है, मर्डर हो रहा है, बच्चे उठाए मतलब कुछ भी जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ आप ले लेंगे, जितने भी नेगेटिव ट्रोप्स हैं स्टोरी टेलिंग के, ईर्ष्या, घृणा, गुस्सा, हेट्रेड, वायलेंस, सेक्स को छोड़ के, बाकी जितने भी नेगेटिव ट्रोप्स हैं, उन्हीं को लेकर सारी कहानियाँ बनती हैं। उन्हीं उन्हीं को लेकर सारी बहसें होती हैं कि इसमें ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, उसका बच्चा अगवा करवा दो, उसकी बीवी का किसी से अफ़ेयर मतलब जो भी आप सस्ता कर सकते हैं, वो करिए। तो टीवी पहुँच गया लोगों तक पहले और उसी वैल्यू सिस्टम को लेकर जो वोटिंग हुई है, वो आज हमें दिख रही है। सो आई थिंक नरेश जी तो बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं। वो तो अब जनमानस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी एक डिफिकल्ट थॉट उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, सहजता से। सॉरी मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया बट जी। जब नरेश जी की कविताओं की बात हो ही रही है, तो बीच में एक सवाल और आ गया था, मैं उसको ले लूं। पूर्वा जी, रंजना अरगड़े जी पूछ रही थी उस समय, हालांकि आपने बाद में एफटीआईए से निकलकर उनकी कविताओं पर फिल्म भी बनाई और उसमें आपने यथापेक्षित उसमें संशोधन भी किए। रंजना अरगड़े जी उस समय शुरुआत में ही पूछ रही थी कि आपने पूर्वा नरेश नरेश सक्सेना की कविताओं को कब पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसके बारे में कुछ बताएं। संजना जी, जैसे मैंने बताया कि पापा ने तो हमें बचपन में ही कहानियाँ अपनी उनकी क्लास 2 में ही मैंने उनकी कविता को पढ़ के एलोक्यूशन जीता था। हम अक्सर जब राघव और मैं छोटे थे तो हम अक्सर पापा का काम था कि हमें सुनाने के पहले कहानी सुनाएँगे। तो पापा ऐसे पूछते थे, तुम्हें कौन-सी कहानी सुननी है और तुम्हें कौन-सी कहानी सुननी है? और हमारे साथ और भी हमारे कज़िन्स होते थे। तो सब सारे बच्चों को अलग-अलग कोई कहता था जूते पे सुनाइए, कोई कहता था बैंगन पे सुनाइए, कोई कहता और हम लोग मुश्किल भी करने लगते थे उनके लिए। रेल पे सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए, सब गधे पे सुनाइए, कबूतर पे सुनाइए, कीचड़ पे सुनाइए। तो ऐसी 10-12 फरमाइशें आती थी और वो सारी फरमाइशों को लेके एक कहानी या एक कविता बना के उसी समय इम्प्रॉम्प्टू हमको सुना देते थे। तो कात्यायनी जी प्लीज़ अपना ख़्याल रखें और ये तो मेरे ख़्याल से रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप तब उसको सुन लें। प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेन ना करें। टेक केयर आप बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं हमारे समय की, तो अपना ध्यान रखिए। अम, तो हम तो बचपन से ही पापा की कविताएँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आई थिंक जितना हम बढ़ते मतलब या तो मैच्योरिटी आ रही है या जितना हम और ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें समझने में ज़्यादा अलग-अलग तरीकों से समझ रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने लौटाओ कि तुम एफटीआई में समझा था कुछ 24-25 साल की उम्र में, तो आज मैं उसको अलग तरीके से समझ सकती हूँ। पर कविताएँ तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं मतलब पुल पार करने से पुल पार होता है, ये तो मुझे लगता है मैंने बचपन से सुनी हुई है और तब मुझे बस उसकी रिदम समझ आती थी।
लेकिन अब ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं उसकी। तो आई थिंक जितना मैं पढ़ती हूँ और चीज़ें पढ़ती हूँ, जितना मेरा दिमाग खुलता है मुझे पापा की कविताओं में, उतना ही ज़्यादा कुछ-कुछ नया मिलता रहता है। तो वो हर बार नई हो जाती है। जी, आपने उनकी कविताओं की चर्चा की, जिन पर आपने फ़िल्म बनाई। आप उनके नाटक से भी जुड़ी आप और उस पर भी कुछ काम किया। तो उस अनुभव के बारे में बतलाएँ। पिता के लिखे हुए नाटक को एक डायरेक्टर के रूप में आप कैसे देखती हैं और उसके देश में और विदेशों में भी मंचन हुए, कई महत्वपूर्ण जगहों पर उसके प्रदर्शन हुए, तो वह अनुभव भी बताएँ क्योंकि नरेश सक्सेना जी को हिंदी में ज़्यादातर लोग बतौर कवि ही जान रहे हैं, लेकिन उनके नाटकों के प्रदर्शन कई जगहों पर हुए हैं और उसका अपना एक खास महत्व है, तो उसके बारे में कुछ बतलाएँ पूर्वा जी। पापा के 2 नाटक तो मैंने किए हैं और पहली बार जब मैंने पापा से कहा पापा मुझे आपकी वो वाली स्क्रिप्ट चाहिए प्रेत की, क्योंकि मम्मी से मैंने बहुत सुना था प्रेत के बारे में, वो उस पे फ़िल्म बनाना चाहती थी। तो मैंने पापा से कहा पापा मुझे आपकी प्रेत की स्क्रिप्ट चाहिए, हाँ, दे देता हूँ, दे देता हूँ। और ये बात तो मैंने मम्मी से भी के टाइम पे भी देखी थी कि वो हमेशा मम्मी को बोलते थे मैं दे देता हूँ, पर वो आता नहीं था कभी। तो पहले तो मैं बहुत पेशेंटली वेट करती रही, मैं ढूँढ रहा हूँ, मैं ढूँढ रहा हूँ, वो यहीं कहीं होगी और उनका बिस्तर जिसने देखा होगा उसको पता है कि उसमें सैकड़ों किताबें हैं और फाइलें हैं और बस मैं ढूँढ के देता हूँ, ढूँढ के देता हूँ। फिर एक दिन वो सारा कुछ झाड़ा गया, कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा पापा क्या है? तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें, लिखो। मैं लिखवा देता हूँ मतलब आपके पास लिखा हुआ नहीं, मैंने तो सुना पूरी स्क्रिप्ट है। तो कहते हैं मैं लिखवा देता हूँ दोबारा और वो उन्होंने मुझे डिक्टेशन दिया है, जो 3 पन्ने में आ गया। बीट्स का डिस्कशन दिया जिसको हम बीट्स कहते हैं। बीट्स का नरेशन दिया उन्होंने कहा ये कहानी है, ये प्लॉट है और बस इसको देख लो तुम्हें क्या करना है। तो ऐसे तो हैं वो कि उनकी कोई स्क्रिप्ट आपको मिलेगी नहीं। आज 10वीं दौर की स्क्रिप्ट ढूँढने जाएँगे तो मुश्किल से मिलेगी। प्रेत की स्क्रिप्ट ढूँढने जाएँगे तो मुझे नहीं लगता विनय जी को भी मिली होगी जो बहुत सिंसियरली सब चीज़ें ढूँढते हैं। तो ऐसा है पापा के साथ ज़रूर अक्सर कि मम्मी बताती थी कि पर्दों पे जब कोई कविता याद कुछ पर्दों पे लाइनें लिख देंगे, रुमाल के कोनों पे लाइन लिख देंगे, कहीं पे भी लाइन लिख देंगे, फिर वो धुल-पुत जाएगी। अम, और जो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी वो रह जाएगी। तो अम, जो 2 नाटक मैंने उनके किए वो ऐसे किए कि उनकी स्क्रिप्ट्स नहीं थी मेरे हाथ में। स्टोरी थी, प्लॉट था, डायलॉग्स थे, विचार था, लेकिन एक टोटैलिटी नहीं थी। तो बहुत जगह थी उसमें मुझे हस्तक्षेप करने की, क्योंकि कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी। अ, और मैं जैसे कहा कि वो बहुत उदार हैं और बहुत छूट दे देते हैं, तो उतनी छूट भी थी कि जो करना है कर लो, मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। तो करते समय मुझे कोई कभी बल्कि मैं अपनी हर स्क्रिप्ट पापा के साथ डिस्कस करती हूँ और हमेशा पापा कोई मुझे ऐसी चीज़ ज़रूर बोल देते हैं जो मैजिकल होती है। ये तो गिवन है कि आप पापा के साथ कुछ भी डिस्कस करेंगे, आपको एक मैजिकल थॉट ज़रूर मिलेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, आई एम श्योर मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप कभी कोई आइडिया उनके साथ डिस्कस करने जाएँ, तो बहुत और वो बहुत अच्छे नरेटर हैं। बचपन से हमने देखा है, वो कहानी सुनाते थे, हम मतलब उन वो अगर नरेश अगर पापा फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गए होते, तो मुझे लगता है पता नहीं कहाँ होते सीरियसली क्योंकि इतना अच्छा नरेशन देते हैं, इतना ड्रामेटिक नरेशन देते हैं, उनको यहाँ याद रहती है कहानी। और वो इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं और उसको रोचक बनाते रहते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि पापा ने कभी कोई नरेशन दिया हो और वो फ्लॉप हुआ हो और ये मैं चीज़ उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। ख़ैर तो नाटक करते समय मैंने बहुत फेर-बदल भी किए हैं और लखनऊ में जब मैंने किया है और जिन लोगों ने ओरिजिनल देखा था उनको तकलीफ़ भी हुई है कि अरे! ये आपने क्या कर दिया? बट आई थिंक वो थोड़ा-सा एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है और वो ट्रेडिशनल अप्रोच भी नहीं, प्रेम है शायद कि उन्होंने जो नरेश जी का पहला देख लिया उनको फिर उसका मॉडर्न एडैप्टेशन उतना अच्छा नहीं लगा। पापा को खुद मुझे लगता है कि 1-2 बार लगा कि ये कुछ ज़्यादा बदल गया है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा बदल गया है। उन्होंने हमेशा विचार पे बात की, उन्होंने कभी एडैप्टेशन के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं की। उन्होंने हमेशा ये विचार पे बात की कि विचार आना चाहिए और क्लियरली आना चाहिए। और ये बात वो हमेशा जो मैं आप
अभी भी बोल रही थी, पापा के साथ मेरी बहस इसी पे होती है कि वो मुझे लगता है वो एक चीज़ को कई बार ओवर सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और हम शायद अभी उतने मैच्योर नहीं हैं या हम थोड़ा-सा बदल गई है पीढ़ी तो और जो होता है, जो यंगर जनरेशन होती है उसको लगता है कि जो उससे बुज़ुर्ग जनरेशन है वो चीज़ों को ओवरस्टेट करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं। तो पापा के साथ अक्सर इस बात पे बहुत बहस होती है। वो कहते हैं इस थॉट को और क्लियर करो और मैं कहती हूँ पापा ये बात समझ आ जाएगी और जिनको नहीं आएगी फिर वो उनके लिए नहीं है। और ये उनकी पॉलिटिक्स है और वो कहते हैं कि नहीं ये बात सबको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देयर शुड बी नो रूम फॉर डाउट। और आई थिंक थिएटर का जो एक जो माध्यम ही है, जो मीडियम ही है, वो ये है कि कोई भी चीज़ बहुत ईज़ी मत कर दो अपने व्यूअर के लिए क्योंकि वो फिर लेज़ी बना देता है ऑडियंस को, जो टीवी करता है, जिसको हम कहते हैं काउच पोटैटो बना देता है, कि आप बस लेटे रहिए और देखते रहिए और हर चीज़ आपको 10 बार 10 तरीके से वही डायलॉग बोला जाएगा और वही घूम-घूम के कहानी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, एक हुक पॉइंट पे ख़त्म कर देंगे, 3 बार थप्पड़ का रिएक्शन देते रहेंगे आपको और बहुत ही लाउड और बहुत ही मतलब तो हमें लगता है कि वो ऑडियंस को लेज़ी बना देता है और इसीलिए ऑडियंस अपना दिमाग नहीं चलाना चाहती है और जहाँ दिमाग चलाना होता है फिर वहाँ पे वो मुकर जाती है उससे और फिर वही बटन दबाते समय दिमाग नहीं चलाती है। तो हमको लगता है थिएटर वालों को कि चीज़ ऑडियंस को एंगेज करने के लिए लीन इन होना पड़ेगा। मतलब जिसको हम लीनिंग इन कहते हैं कि उनको समझने के लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। हम इतना आसान भी नहीं करते उनके लिए कि उनको सब चीज़ ऐसे बैठे-बिठाए थाली की तरह परोस के कहानी दे दो कि सब समझ आ गया, सारा मज़ा आ गया, सारे रस आ गए। अ, उ और पापा का ये होता है कि नहीं, बात जैसे भी कहनी है कहो लेकिन समझ आनी चाहिए। मिस नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बीच में एक हल्का-सा इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक डिबेट ज़रूर रहता है कि वो कई बार कहते हैं कि ये बात और क्लियर करो और मैं कहती हूँ नहीं, ये बात क्लियर है और ये लोगों को समझ आ जाएगी और जिनको नहीं आएगी फिर उनको थोड़ी मेहनत करने दीजिए। तो अ, ये हमारा डिबेट रहता है उनकी रचनाओं को लेकर जब मैं अडैप्ट करती हूँ या मेरी भी रचनाओं पे उनका यही कमेंट रहता है कि ये बात थोड़ी और क्लियर जी। और नरेश जी ने आपकी माता जी विजय नरेश जी की दो फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी काम किया। तो वह आप उस काम को माता और पिता के बीच तो खैर संबंधों पर आपने चर्चा की और किस तरह से नरेश जी उन्हें आगे बढ़ने में उनके करियर में एक मित्र के रूप में सहयोग करते हैं। वह अपने आप में एक बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है। अगर हम उस समय को देखें, उस समय में नरेश जी अपने समय से आगे जाकर कई ऐसी चीजें कर रहे थे जिनके भीतर का एक विद्रोही स्वर भी हम समझ सकते हैं। मगर जब नरेश जी से बात कीजिए तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं तो प्रेम कर रहा था और मैंने कुछ भी ऐसा नया नहीं किया। हालांकि तुलनात्मक रूप से अगर कहा जाए तो उनकी सोच में जो एक प्रगतिशीलता थी, जो समय से आगे देखने की जो प्रवृत्ति थी, वह तो थी ही। और फिर विजय नरेश जी एफटीआई आई जाती हैं और कई फिल्में बनाती हैं। उनकी दो फिल्मों के लिए नरेश जी पटकथा भी लिखते हैं। तो उसके बारे में हमारे मित्रों को कुछ बतलाएं। आई थिंक कौनसार बाबर और रसखान। जी। जॉन साहब बाबर और खान की कमेंट्री पापा ने लिखी है और मम्मी का एक स्टेज प्रोडक्शन था अमीर खुसरो उसकी भी काफ़ी डायलॉग्स पापा ने लिखे हैं। पापा बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं एक्चुअली, बहुत फ़िल्मी डायलॉग्स भी लिखते हैं और अक्सर मैं जब फ़िल्मी काम करती हूँ, उसमें मैं कहीं फँस जाती हूँ, तो सबसे फ़िल्मी डायलॉग पापा ही मुझे देते हैं और मैं पापा से कहती हूँ कि पापा ये एक एक फ़िल्मी गाना लिख दीजिए। तो पापा तुरंत धुन बताओ और नहीं तो अपनी धुन बना के भी भेज देते हैं और मैं किसी को बोल दूँ ये पापा ने लिखा है तो शायद गश खा के गिर जाएँ। बट पापा हैज़ ऑलवेज़ आई थिंक उनको इतना सरल है उनके लिए ये माध्यम कहानी कहने का या कविता कहने का या रिदम का या लिरिक्स का कि वो
मतलब तुरंत कुछ बना के दे देते हैं। तो मुझे याद है मम्मी जब भी कुछ काम करती थीं तो शायद मैं मम्मी को बहुत फ़ॉलो करती हूँ, तो मैं भी मम्मी की तरह पापा से सब चीज़ें डिस्कस करती हूँ, मम्मी तो बहुत डिस्कस करती थीं। और इसीलिए इन दोनों की बहुत बहस भी होती थी, जिसको लोगों को लगता था लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो बहस होती थी और वो काम को लेकर बहस होती थी, वैचारिक मतभेद होते थे। तो मुझे लगता है वैचारिक मतभेद करना मतलब मतभेद होना एक हेल्दी साइन है और वो एक कन्वर्सेशन के लिए जगह बनाता है 2 लोगों के बीच में। लेकिन अक्सर मेरी रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि मेरे पार्टनर्स को कई बार तकलीफ हो जाती है कि इतनी बहस क्यों? इतनी लड़ाई क्यों? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है ये तो बहस है, ये तो अच्छी बात है, इससे तो हम दोनों का इज़ाफ़ा होगा ना बुद्धि में या एक-दूसरे को समझने में। तो ख़ैर तो पापा का सारा काम अ, मम्मी या मेरे लिए या किसी के लिए भी जो उनसे प्रेम करता है, उसके लिए मुझे लगता है कि अवेलेबल है। मम्मी और पापा की प्रेम कथा भी वैसी नहीं है जैसी अक्सर अभी आजकल फ़ेसबुक पे कई बार पढ़ने को मिल जाती है। लेकिन वो अपनी कहानी बता देते हैं सबको और जिसको जैसे इंटरप्रेट करना है, जिसको जैसे एक्सप्रेस करना है, जिन शब्दों में करना है, कई बार तो हम लोग हँसते हैं, हम कहते हैं कि अरे मम्मी ने ये पढ़ लिया होता है तो डाँट लगाने पहुँच जाते हैं, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया आपने? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पापा को कोई तकलीफ नहीं होती, पापा को लगता है कि नहीं ये तो मैंने उन्हें कहानी सुना दी, अभी कहानी अपनी ज़ुबानी बयाँ कर रहे हैं, करने दो ठीक है। सो पॉइंट इज़ कि वो बहुत सरल हैं और जो जो उनसे प्रेम करता है और उनसे कहानी माँगता है, उसके लिए उनके पास कुछ ना कुछ है ज़रूर। अम, जनकवि जैसे शब्द अपने सबसे प्रिय के लिए भी ऐसे अर्थहीन, बेटी और बेटे भी हमारे लिए प्रिय हैं। मैं अपनी शंका का समाधान पूर्वा से नहीं माँग रहा। विद्रोह कहीं नहीं है, फॉर गॉड्स सेक डोंट ट्रिविलाइज़ विद्रोह। आर यू सेइंग कि मेरे फादर की कविताओं में विद्रोह नहीं है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी कविताओं में बहुत विद्रोह है और जो व्यक्ति लिख रहा है कि मुझे सीढ़ी की तलाश है ज़मीन में उतरने के लिए, मैं किले को फ़तेह नहीं उसे ध्वस्त करना चाहता हूँ जीतना नहीं उसे ध्वस्त करना चाहता हूँ। ये विद्रोह की शुरुआत है। जो लिख रहा है कि जो उन्हें लगता था उन्हें उड़ने के लिए वो पंख लेकर आएँगे, चट्टानों को लगता था कि उड़ने के लिए वो पंख लेकर आएँगे। अ, उसकी बहुत सारी मतलब मैं तो यहाँ तो मैं मतलब बैठ के बोलने लगूँ तो पता नहीं कितनी कविताएँ पढ़ती चली जाऊँ जिनमें विद्रोह है और कुछ ज़्यादा ही कई बार बहुत ही क्लियर विद्रोह है, जिससे हम डरते हैं उनकी सेफ्टी के लिए या उनके लिए। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन शायद आपको नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा। उसको हम समझा नहीं सकते। वो तो नहीं अगर आपको लगता है उनकी कविताओं में विद्रोह नहीं है, तो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोबारा पढ़ें और या मुझसे आप अलग उस पे बात कर लें कि विद्रोह कैसे नहीं है। किस बात से आपको लगता है कि विद्रोह नहीं है? डोंट ट्रिवियलाइज़ विद्रोह मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति लिख रहा है कि चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। जो ऐसी कविता लिख रहा है, वो जो ये लिख रहा है कि आसमान हिंदू हो गया है और धरती मुसलमान होने वाली है। जो लिख रहा है कि कितना कुछ लिख रहा है। आप किसे विद्रोह कहते हैं? एक्टिविस्ट पोएम को? नारेबाज़ी को? जुमलेबाज़ी को? विद्रोह से क्या आशय है आपका? प्लीज़ मुझे ज़रूर समझाएँ। विद्रोह आप किसे कहते हैं? आपका विद्रोह का इंटरप्रिटेशन क्या है? क्योंकि एक ही शब्द के बहुत इंटरप्रिटेशन होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो लेंस हो उस शब्द पे वो टोटल हो और ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो लेंस हो शब्द पे वो भी टोटल हो। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग आपको अगर लगता है विद्रोह मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप विद्रोह को एक्टिविस्ट पोएम से जोड़ना चाहते हैं, जो जुमलेबाज़ी और उसको मैं जुमलेबाज़ी बोल के उसको हल्का नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप एक्टिविस्ट पोएम की भी बात कर रहे हैं, तो नरेश जी की बहुत सारी कविताएँ हैं, जो हम मोर्चों पे सीएए के टाइम पे भी और मोर्चों पे हम सिर्फ़ मैंने, बहुत लोगों ने उनकी कविताओं को कोट किया है। बहुत लोगों ने कोट किया है। आप मतलब उसका मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। वरुण ग्रोवर से लेके मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। मतलब बहुत लोगों ने कोट किया नरेश जी को
ऑन मोर्चे पे कभी, ये तो एक बम्बई से एक संस्था इसको करती है, उन्होंने कोट किया है नरेश जी को। तो आई डोंट नो, मुझे याद है कि जब अपनी साइट पे जाते थे नरेश जी और मज़दूर काम कर रहे होते थे और उनके साथ जुड़ के उनसे पूछते थे पानी तो नहीं चाहिए, ब्रेक तो नहीं चाहिए। उनको दम लगा के है ईशा जब वो बोलते थे तो पापा ही उनको वो नारा देते थे कि दम लगा के है ईशा और किस तरीके से उनको उनको चुटकियों में वो बना के दे सो आई एम सेइंग आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं नहीं डिफेंड करना चाहती क्योंकि नरेश जी को डिफेंड करना उन्हें छोटा करना है, मुझे लगता है। वो और उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि जिसको समझ आ रहा है, उसको आ रहा है, जिसको नहीं लगता, उसको नहीं लगता। मतलब उसको मैं प्रूफ़ क्या करूँ उसमें? प्रूफ़ ये कोई मैथ्स की इक्वेशन तो है नहीं कि मैं प्रूफ़ करूँ। साइंस तो है नहीं कि मैं कोई वो प्रूफ़ करूँ। एनीवे सॉरी आपने आपका जो सवाल था अर्पण जी कि मम्मी के लिए जो उन्होंने रसखान और जौनसार बावर लिखी, उन्होंने मम्मी के लिए बहुत कुछ लिखा और मम्मी ने कभी कोई काम उनसे बिना डिस्कस नहीं किए नहीं किया और उन्होंने भी शायद मोस्टली अपना कोई भी काम मम्मी से डिस्कस किए नहीं किया। अपनी अ अ, अपनी सारी कविताएँ उन्होंने मम्मी से डिस्कस की हैं और अपनी सारी कहानियाँ उन्होंने मम्मी से डिस्कस की हैं। तो उन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया है और मम्मी ने ऐसा काम किया है जिसमें क्रेडिट जाता है और पापा ने कविताओं में हमेशा सुनो चारुशीला तो अ, उन्हीं के लिए है और हर कविता मुझे लगता है उनकी मतलब मम्मी के पहले की कविताएँ शायद ना हों, लेकिन उनके बाद की तो कविताएँ मुझे लगता है मम्मी ने हमेशा सुनी हैं और कई रातों की बहसों के बाद वो मुकम्मल हुई हैं। सो ये तो इन दोनों का गठबंधन है और था जो आज मेरे साथ चलता है उनका। मतलब मैं उनकी हर कविता नहीं सुनती या उनसे हर कविता डिस्कस नहीं करती। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं साथ नहीं अब उतना रह पाती। लेकिन मेरा हर काम मैं उनसे डिस्कस ज़रूर करती हूँ और बिना उनसे डिस्कस किए और वो मेरे हर काम में उनकी लाइन्स होती हैं और हर काम में उनका वो होता है। रसखान और जौनसार बावर तो ऑफ़ कोर्स जौनसार बावर तो जब बनी थी तब 35 एमएम पे उन पहाड़ियों पे कोई औरत तो छोड़िए कोई मतलब टीम का जाना भी मुश्किल था उन इलाकों में और उस समय मम्मी गई थी और पापा भी गए थे बाद में लेकिन मुझे याद है कि मम्मी जब चली गई थी तो कुछ पापा कुछ समय बाद गए थे, जीप चला के गए थे और पहुँच नहीं पा रहे थे और फँसे हुए थे कहीं और कैसे वो किसी की जीप माँग-माँग के कैसे रात भर चला के गाड़ी पहाड़ी इलाकों पे पहुँचे हैं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि मैं गिर गई थी। अ बाथरूम में फिसल के एक स्लैब थी उससे नीचे गिर गई थी फ्लश खींचने की कोशिश कर रही थी तो स्लैब पे चढ़ गई थी और गिरी और मेरा सर पीछे से फट गया था। तो पापा ऑफ़िस से दौड़ते हुए आए थे, डॉक्टर के पास ले गए थे, टाँके लगे थे और उसके बाद इतना दर्द था और मम्मी ने कहा था पापा से बाल मत काटना उसके। क्योंकि किसी ने बोला वैसे ही सब बोलते रहते थे कि अरे बस्ती के बच्चों के साथ खेलती है, इसके जुएँ हो जाएँगे, इसके बाल काट दो, ये वो। वैसे ही बाल काटने के पीछे पड़े रहते थे। तो मम्मी ने कहा था उसके बाल मत काटना। तो सिर्फ़ जहाँ पे चोट लगी थी उतनी जगह बस उसको साफ किया गया था और फिर पापा मेरी चोटी बनाते थे, रोज़। और रोज़ मुझे वो जौनसार बावर की कैसेट लगा देते थे मम्मी की उसमें मम्मी ने अपनी आवाज़ में शिव, शिव, शिव मेरा मन पहाड़ का है, इस तरह की कुछ लाइन्स थी, जो मम्मी ने पढ़ी थी, तो वो चला देते थे और मैं रोती थी, तो पापा वो लाइन्स चला देते थे। जो उनकी स्क्रिप्ट थी, मम्मी ने पढ़ी थी और जिसे मम्मी शूट करने गई थी और पापा मेरी चोटी बना रहे होते थे और फिर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। तो इस तरीके का दोनों का साहित्यिक और मतलब फैमिली मैनेजमेंट को लेके एक गठबंधन था और मतलब और मैं क्या बताऊँ मतलब रसखान और वो तो बहुत बहसें, हमें तो लगता था ये दोनों साथ काम करते हैं मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी इनकी, वो लड़ाइयाँ नहीं होती थी, वो बहसें होती थी। ये अब हमें समझ में आता है। जी, एक चीज और हम लोग उस पर भी बात कर लें। नरेश सक्सेना जी ने कई फिल्मों का भी निर्देशन किया है। उसमें एक फिल्म है संबंध, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। विशेष उल्लेख करते हुए उस फिल्म का जो एक अलग क्रिटिक्स कैटेगरी क्रिटिक्स इसमें। स्पेशल मेंशन हाँ जी। जी, तो आप स्वयं फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, फिल्मों में काम करती हैं, संवाद लेखन कर रही हैं, रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। तो आप बतौर फिल्मकार और रंगकर्मी
उनकी फिल्मों के निर्देशन के काम को किस रूप में देखती हैं? उन्होंने कई और फिल्मों के भी निर्देशन किए हैं जिनमें उनका म्यूजिक है, उन्होंने धुनें बनाई हैं, लिखी भी हैं, बांसुरी भी बजाई है। तो ओवरऑल बहुत सारे काम अपनी फिल्मों के लिए उन्होंने किए हैं। विजय नरेश जी के अलावा भी जो स्वतंत्र रूप से उनके अपने काम हैं, तो बतौर रंगकर्मी और फिल्मकार आप कैसे उनके इस पक्ष को देखती हैं जिसमें एक साथ कई तरह के काम जुड़े हुए हैं? और जब फिल्में जो आप कह रही हैं कि जो पुरानी जो फिल्में रील पर बनती थी और उस तरह से आज की तरह चीजें आसान भी नहीं थी, तो वो कैसे उस काम को कर रहे थे और उससे जुड़े कुछ घटनाएं, कुछ अनुभव, कुछ विचार भी पूर्वाजी। तो वो फ़िल्म जब पापा ने बनाई थी तो हम लोग सूरीनाम में थे और पापा की कविता पे ही पापा ने बनाई थी और मम्मी को फ़ोन करके बताया था कि मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। मुझे याद है कि मम्मी थोड़ी-सी मायूस भी हो गई थी कि अरे! नरेश जी फ़िल्म बना रहे हैं और मैं वहाँ नहीं हूँ। दुखी थी थोड़ा कि ये फ़िल्म बना रहे हैं और मैं वहाँ नहीं हूँ। मैंने हमेशा इनसे कहा कि तुम फ़िल्म बनाओ और आज जब ये बना रहे हैं तो मैं वहाँ नहीं हूँ। ये मुझे अच्छे से याद है। मुझे ये भी याद है कि पापा ने फ़ोन करके ये भी बोला था कि घर में चोरी हो गई है और मैं अपने पैसे से फ़िल्म बना रहा था और घर में चोरी हो गई है और सिर्फ़ जो ज़ेवर था, जो शायद मेरे ख़्याल से जिसको निकाल के फ़िल्म बनाई गई, वो पापा ने ऐसे ही अपनी किसी कुर्ते की जेब में ऐसे ही डाला हुआ था। वो ही बच गया। बाकी जो अलमारियों के अंदर और तालों के अंदर था, वो सब निकल गया, क्योंकि चोर आए थे, तो चोरी करने आए थे। उन्होंने गंदे कपड़ों की जेब में, क्योंकि पापा बहुत केयरलेस हैं और वो चीज़ों को ऐसे-वैसे छोड़ देते हैं, मैं भी हूँ मतलब, मैंने उनसे ये सीखा है। तो अक्सर हम अपनी चीज़ें जो महँगी चीज़ें हैं, वो ऐसे ही इधर-उधर पड़ी रहती हैं। तो वो क्योंकि इधर-उधर पड़ी हुई थी, तो वही पैसा बच गया था, जो फ़िल्म में जाना था, बाकी सब चला गया। तो ये भी पापा ने फ़ोन करके बोला कि वो बच गया है, तो फ़िल्म तो बनेगी। और बहुत खुश थे कि ये बच गया। बाकी जो चला गया उसका गम नहीं था, बट ये बच गया ये तो और फ़िल्म बनी, उसको नेशनल अवार्ड मिला। फ़िल्म थॉट लेवल मतलब कविता तो है ही, बट जो फ़िल्म की टेक्नीक है, जो फ़िल्म का में पेड़ के कट के गिरने का एक बार-बार एक रिकरिंग लीट मोटिव की तरह जो चलता है, जो थॉट है, जो कविता में जो एक लिरिसिज़्म है कि वो लाइन बार-बार आती है, "अरे आँगन में कट कर गिरा मेरा नीम", वो पेड़ का जो कटना है, वो हमें फ़ील होता है और ये बात मैंने पापा से ही सीखी है, जो मुझे उस फ़िल्म में लगती है कि आप कोई भी कहानी बताइए मत, कहानी महसूस कराइए। कहानी बता तो सब देते, कहानी जताइए, कहानी महसूस होनी चाहिए। वरना फ़िल्मों में अक्सर हमको यही सिखाया जाता है कि शॉट टू शॉट जो है वो कम्युनिकेट करे, बताए, इन्फॉर्मेशन दे। अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपकी जानी चाहिए कि ये क्या जगह है और ये क्या टाइम है। अनटिल अनलेस आप उसको जानबूझ के छुपाना चाहते हो, थ्रिलर लिख रहे हो या कुछ ऐसा हो तो। पर सबसे पहले वो हमको सिखाया जाता है कि हर सीन में एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए, चाहे वो कैरेक्टर के बारे में हो, चाहे वो लोकेशन के बारे में हो, चाहे वो टाइम के बारे में हो, चाहे वो इंसिडेंट के बारे में हो। तो ये जो बात है, ये हम इसी पे रह जाते हैं कई बार कि हम हर चीज़ को डायलॉग के ज़रिए बोल देते हैं। हर चीज़ जो है मतलब कई बार हम इन चीज़ों में फँस जाते हैं इन ट्रोप्स में। लेकिन पापा का ये गाइडिंग लाइन जो है कि कहानी बतानी नहीं चाहिए, महसूस करानी चाहिए। तो वो जो कविता हमें महसूस होती है, क्योंकि कविता पे कहानी बनाना बहुत मुश्किल काम है और आसान भी है एक तरीके से, क्योंकि पापा की कविताओं में कहानी भी होती है। जैसे चंबल एक नदी का नाम, बहुत लोग इसको नाटक में बनाना चाहते हैं या इस पे फ़िल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी कहानी पे, अच्छी किताब पे, अच्छी कविता पे फ़िल्म बनाना, अच्छे नाटक पे फ़िल्म बनाना, उसको किसी और मीडियम में कन्वर्ट कर देना ही उस बहुत मुश्किल काम है। उसको हम खराब कर देते हैं। अक्सर अच्छी किताबों पे हम खराब कहानियाँ बनाते हैं, खराब फ़िल्में बनाते हैं, खराब सीरियल बनाते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर लेना। अडैप्टेशन में उसको जो शब्दों के माध्यम में जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको किसी दूसरे विज़ुअल मीडियम में या थिएटर है अगर तो स्टेज मीडियम में, उसको उसी चीज़ को या तो बरकरार रखना या उस चीज़ को बरकरार ना रख के उसको किसी और चीज़ से उस मीडियम की स्ट्रेंथ से कॉम्पेंसेट कर देना। ये एक मुश्किल काम है और ये अक्सर हम इससे चूक जाते हैं। तो जब आप कविता का लिरिसिज़्म जो है जो उसकी गति है, जो उसकी लय है,
उसको एक्चुअली तो तोड़ती है फ़िल्म, क्योंकि खट, खट, खट अब्रप्ट शॉट्स आते हैं, बार-बार पेड़ कट के गिरता है, बार-बार पेड़ करके मिड थॉट पेड़ कट के गिरता है। मिड नैरेटिव पेड़ कई बार कट के गिरता है, बार-बार कट के गिर रहा है। और आपको हर बार लगता है कि एक जर्क की तरह आता है वो। लेकिन तब आपको ये समझ में आता है कि पापा की कविताओं में ना शब्द घूमते हैं और लाइनें घूमती हैं। जैसे पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी में धँसे बिना, पुल पार करने से तो सिर्फ़ नदी में धँसे बिना तो पुल पार करने का अर्थ भी समझ नहीं आता। पुल पार करने से पुल पार, ये बार-बार आती है लाइन। ये पुल पार करने से पुल पार होता है। पुल पार, बार-बार आ रहा है। तो साइक्लिकल है, बहुत लिरिकल है। और बहुत रिदमिक है ये, और लाइन्स को वो बार-बार अलग तरीकों से यूज़ करते हैं। वो चीज़ उन्होंने फ़िल्म में एकदम छोड़ दी और एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से लाए कि वो शॉट्स जो हैं वो बार-बार आते हैं और अब्रप्टली आते हैं, धाड़ से पेड़ कटता है। और देन आई रियलाइज़्ड कि ये जो उन्होंने रिदम तोड़ी है, एक तरीके से तो उन्होंने वही साइक्लिकल पैटर्न अपना रखा है, कंस्ट्रक्शन उनका साइक्लिकल है कि वो एक जो लाइन बार-बार उनकी कविता में आती है, वही शॉट्स बार-बार उनकी फ़िल्म में आ रहे हैं। तो वो अप्रोच सेम है कि वो एक चीज़ को लेकर उसे बार-बार साइक्लिकल घुमा रहे हैं, लेकिन फ़िल्म में, कविता में वो रिदम में आती है, फ़िल्म में वो रिदम में नहीं आती। फ़िल्म में वो धाड़ से आती है, कई बार आती है और हर बार धाड़ से। और वो बाद में आप, मतलब मुझे, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल पूरा 360 डिग्री इवैल्यूएशन सही हो, लेकिन मेरा जो इंटरप्रिटेशन वो है, वो ये है कि वो इसलिए एरिदमिक है क्योंकि हर बार वो आपको धक्के से लगना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो रिदमिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिदम में एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है कि इसके बाद इतने टाइम के बाद ही बीट आने वाली है, नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि वो जब धाड़ से आता है तो आपको दिल पे लगता है पेड़ का कटना। वो शॉट धार से आता है और आप एकदम से आप चौंकते हैं, क्योंकि वो पेड़ के कटने की व्यथा आपको महसूस होनी चाहिए। वो जितनी बार कटेगा, उतनी बार आपको महसूस होनी चाहिए। तो पापा की एक कविता है जो उन्होंने पता नहीं खो दी या कभी पूरी नहीं की, तो वो आई नहीं, पर उसकी एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने पाथेर पांचाली देखने के बाद लिखी थी कि जितनी, और उसका मतलब एग्ज़ैक्ट लाइन्स मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो अप्पू की दीदी और पे ट्रेन का जाना और उस सब पे थी, और फिर उसमें एक लाइन आती थी कि जितनी बार जाएगी ट्रेन, उतनी बार आएगी अप्पू को दीदी की याद, और जितनी बार याद आएगी, उतनी बार अप्पू की दीदी आएगी, और जितनी बार अप्पू की दीदी आएगी, उतनी ही बार अप्पू की दीदी जाएगी। जितनी बार हमें किसी बीते हुए व्यक्ति की याद आती है, उतनी ही बार हमें उनका जाना भी याद आता है। तो ये जो लाइन थी, ये, मतलब मुझे, आई रिमेंबर मैं बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी, नहीं, 14-15 साल की शायद नहीं थी, बड़ी थी, मैंने तब तक पाथेर पांचाली देख ली थी। बट काफ़ी यंग थी, और ये लाइन्स मेरे साथ रह गई थी कि जितनी बार आएगी अप्पू की दीदी, उतनी ही बार जाएगी अप्पू की दीदी। अ, तो वो जाना की व्यथा थी, वो रोमांटिसिज़्म नहीं था पाथेर पांचाली का। वो किसी गए हुए व्यक्ति के जाने की व्यथा थी, और वही चीज़ इस फ़िल्म में भी आती है कि जितनी बार वो पेड़ कटता है, उसके कटने का दुःख हमको होता है, और इसीलिए वो एरिथमिक है, इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड आता है, क्योंकि वो, अगर वो रिदमिक तरीके से आएगा, तो हम एंटिसिपेट कर लेंगे कि अब फिर से पेड़ कटेगा, अब फिर से पेड़ के कटने का शॉट आएगा, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड आता है, और वो आता है इसीलिए है क्या, ताकि वो आपको झकझोर दे। सो आई थिंक बहुत इंटेलिजेंटली वो अपने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इमोशनल हैं बहुत, और शायद इसलिए इमोशनल हैं, इसीलिए लोग उनको रैशनल थोड़ा कम मानते हैं, या उनको अ, और ये उनकी समझ की कमी है, मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हैं और बहुत रैशनल हैं। तो हाँ, मतलब उनकी फ़िल्म की ये बात मुझे, एज़ अ फ़िल्म मेकर, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं हमेशा इस चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ कि कहानी कैसे बतानी नहीं है, जतानी है। कविता जब फ़िल्म में ट्रांसलेट होगी तो उसको अपना रिदम छोड़ना होगा, और एक इस चीज़ की जो स्ट्रेंथ है, जो एडिटिंग की अनएक्सपेक्टेडनेस है, जक्सटापोज़िशन का जो महत्व है कि एक शॉट को दूसरे शॉट के साथ जब जोड़ते हो तो A प्लस B इज़ इक्वल टू C होना चाहिए। एक शॉट, अगर एक औरत, बच्चा रो रहा है और दूसरा शॉट दूध का है, तो सी का मतलब होता है कि बच्चे को दूध चाहिए, बच्चा दूध के लिए रो रहा है। लेकिन उसी शॉट को, A प्लस B को आप D कैसे बनाएँगे, E कैसे बनाएँगे, F कैसे बनाएँगे, या उसको
ए प्लस बी नहीं करेंगे, उसका कुछ और सीक्वेंस कर देंगे। मतलब इस तरीके से आप जक्स्टापोज़िशन को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़िल्म का पूरा दारोमदार जो कविता के लिए शब्द हैं, वो फ़िल्म के लिए शॉट है। और कविता में जब 2 शब्द साथ आते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है, वैसे ही जब 2 शब्द साथ आते हैं, वैसे ही फ़िल्म में जब 2 शॉट साथ आते हैं तो तीसरा मतलब क्या निकलता है। तो शॉट और रिदम और उसपे उन्होंने सोचा और उसके बाद अपना एडिटिंग पैटर्न अपने एडिटर के साथ मिलके बनाया। सो कुडोज़ टू हिज़ एडिटर प्रभाकर जी एंड कुडोज़ टू हिम फॉर हैविंग collaborated with the editor to bring that about. I think एज़ अ फ़िल्म मेकर मैं यही कहूँगी। और पापा ने बहुत फ़िल्में बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं छोटी-छोटी। म्यूज़िक और एडिटिंग का बहुत अच्छा सेंस मम्मी को भी था, पापा को भी था। और मतलब आई होप मैं जिस दिन फ़िल्म बनाऊँ तो उसमें भी हो। जी, बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। एक पक्ष जो हम लोग इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं पूर्वा जी, और वह बात नहीं उभर के आई उस संगीत के पक्ष की, जिसकी ओर इशारा कात्यायनी जी भी कर रही हैं, उसके बारे में भी बात कुछ हो जाए कि कैसे नरेश जी जो हैं वो मृदंग बजाना, और इस घर में जो वो है एक माहौल रहा संगीत का और नृत्य का भी, तो इसके बारे में भी कुछ बातचीत हो। तो कला के भिन्न पक्ष जो है एक ही घर में, एक ही आंगन में हमें देखने को मिलते हैं, बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। जी। तो मम्मी तो ट्रेन्ड सिंगर थीं, गाती भी थीं रेडियो से। तो एक्चुअली हमें बचपन से मम्मी का रियाज़ रोज़ रियाज़ करती थीं, तो रियाज़ के कानों में आवाज़ पड़ती थी और रियाज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर भी थीं। तो मेरे और राघव के पीछे पड़ी रहती थी कि रियाज़ करो, राघव सितार बजाता था और मैं डांस सीखना चाहती थी। तो तो मम्मी थैंक यू निखिल जी, कात्यायनी जी आपके सवाल के लिए भी थैंक यू। तो पापा जो थे वो बहुत स्पॉन्टेनियस बजाते हैं। तो पापा तो आज ही मैं सुन रही थी कोई कहानी उनकी कि उन्होंने मुकेश जी के साथ भी कॉलेज में बजाया है। मुझे ये पता था कि मम्मी और पापा स्टेज पे साथ बजाते थे और दोनों ही अलग-अलग अपने कॉलेज यूथ के टीम्स के पार्टिसिपेंट्स थे और कॉलेज फेस्टिवल्स में मिलते भी थे। पर ऐसा कोई रोमांस नहीं था, मतलब मिलते थे, एक-दूसरे से जान-पहचान थी और जानते थे कि विजय ठाकुर गाती हैं, नरेश सक्सेना जो हैं वो माउथ ऑर्गन बजाते हैं, बाँसुरी बजाते हैं और पापा ने मुकेश के साथ भी बजाया है, ये मुझे आज पता चला। तो ख़ैर पापा जो हैं बहुत मन से बजाते हैं, इमोशनल होके बजाते हैं, मतलब उनको बजाना अच्छा लगता है। मम्मी बहुत रियाज़ वाला, मतलब उनका क्योंकि उनकी सीख थी ना उनकी, उनका गुरु शिष्य परंपरा और बहुत ही रिवायतों के साथ उनको सिखाया गया था। तो और वो क्लासिकल, पापा तो स्पॉन्टेनियस, मतलब फ़िल्मी गाने और क्लासिकल भी बजाएँगे तो राग, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है रागों, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन इंटरेस्ट बहुत है और बहुत समझ के। और बचपन में भी मुझे राज कपूर की भी सारी फ़िल्में जब पापा ने बैठ के दिखाई थी, सूरीनाम में, मतलब सात समंदर पार, छोटे से वीसीआर पे मम्मी और पापा मुझे और राघव को बैठ के गुरुदत्त, राज कपूर, फेलिनी, इन सब की फ़िल्में ढूँढ-ढूँढ के ला के दिखाते थे। और उनके गानों के बारे में ज़रूर बताते थे। पापा ने हमेशा शंकर जयकिशन की सारी धुनें मुझे आती, क्योंकि पापा या तो बजाते थे या मुझे पॉइंट आउट करके बताते थे कि देखो ये धुन इस गाने का प्रिल्यूड है, ये गाना इस इंटरल्यूड में आता है, ये गाना इस फ़िल्म में बज रहा है लेकिन ये उस गाने की धुन है, ये इस इंटरल्यूड में उस गाने की धुन है। ऐसे उन्होंने बैठ-बैठ के मतलब हमको इतना बताया है कि हमें पुराने गानों के बारे में बहुत पता है और हमें लगता है हमें बहुत पता है। शैलेंद्र के बहुत बड़े फैन भी हैं वो। फ़िल्म पे आप उनसे फ़िल्मी गानों पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो जीत लेंगे। वो मतलब सारी क्विज़ेज़ जीतेंगे, मुझे लगता है। हर फ़िल्म का गाना उनको याद होगा, किसने म्यूज़िक दिया उनको याद होगा, किसने लिरिक्स दिए उनको याद होगा, कौन हीरो है, हीरोइन है उन्हें याद होगा। तो ख़ैर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि पापा बहुत सहजता से म्यूज़िक को अप्रोच करते थे और मम्मी बहुत ही अनुष्ठान के साथ अप्रोच करती थी कि नहीं रियाज़ करो, फ़ोकस के साथ करो, 3 घंटे करो, 2 घंटे करो, जो भी। दोनों अपनी-अपनी जगह सही थे। मैं डांस सीखती थी तो पापा ने मुझसे एक बार बोला भी कि बेटा तुम डांस सीखती हो। तो ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि कोई जो नहीं भी जानता वो देखेगा, क्योंकि लड़की हो, तैयार होके, कॉस्ट्यूम पहन के डांस करोगी। 100 चक्कर लगाती हो किस लिए? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि 100 चक्कर वाली एनर्जी तुम क्यों डिसिपेट करोगी? ये इस एनर्जी से तुम एक कुआँ क्यों नहीं खोदोगी कि किसी प्यासे को पानी मिल जाए?
तुम इसको डिसिपेट क्यों करोगी? यूनिवर्स में ये 100 चक्कर, ये क्राफ्ट क्यों है? आर्ट कब होगा ये? इसमें विचार जब जुड़ेगा, तब ये आर्ट होगा। ये 100 चक्कर किसी विचार के साथ लगेंगे, तब ये आर्ट होगा, वरना ये क्राफ्ट है। तो इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर मुझे लगा अरे पखावज में मैं कैसे विचार के साथ जोड़ूँ? उसमें तो हम पढ़न सीख लेते हैं और मतलब पढ़ने सीखते हैं, बंदिशें सीखते हैं और बजाते हैं, और उसमें तो पूरा यही है कितनी ज़ोर से बजा लो, कितना द्रुत में बजा लो, कितना जो ड्रामा है परफ़ॉर्मेंस का, वो मम्मी ने समझाया कि परफ़ॉर्मेंस का तबले बजाना, सितार बजाना इनका एक ड्रामा है। एक एक आप एक इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, आप एक किसी का इमोशनल स्टेट चेंज कर रहे हैं, और लोग इमोशनल रिलीज़ के लिए आर्ट की तरफ आते हैं। जो इंटेलेक्चुअल नहीं भी होना चाहते, वो अपने अंदर कुछ रुका हुआ जो है, उसको रिलीज़ करने के लिए आते हैं। तो आप किसी की इमोशनल स्टेट चेंज कर रहे हैं, और पापा ने ये बताया कि किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज कर देना, पानी को भाप बना देना, पानी को बर्फ बना देना, किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, चाहे वो आग हो, चाहे वो ठंड हो। तो आप इतनी एनर्जी लगा के किसी की इमोशनल स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक बड़ा काम है, पर फिर करिए। और इमोशनल स्टेट जब आप चेंज करेंगे, उसके बाद उसका सोचना शुरू होगा। तो आपको दोनों चीज़ें सँभाल के चलनी है। आपको लोगों को विचार भी देना है, और ऐसे देना है कि वो उस विचार के साथ लगाव हो जाए उनको। वो उस इमोशनल स्टेट में पहुँचे कि वो सोचना शुरू तो करें। वरना आधे से समय ज़्यादा लोग सोचना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ़ कंज़्यूम करना चाहते हैं आर्ट को, एंटरटेनमेंट की तरह। तो ख़ैर, तो ये तो था बचपन से जो चीज़ें आती थी, और उसमें मुझे लगता था कि पखावज इसमें कहाँ फ़िट होती है। और मम्मी का ये था कि अगर डांस सीखना है तो रिदम आनी चाहिए, और रिदम आनी है तो तबला या पखावज में से कोई एक चीज़ सीखो। और उनको पर्सनली पखावज बहुत पसंद थी, तो पखावज में एडमिशन हो गया। और मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, उन्होंने बहुत अच्छा हाथ रखवाया मेरा। पर मुझे एक चीज़ इस चीज़ से तकलीफ़ थी कि ज़्यादातर लोग बोलते थे, "अरे! लड़की हो के पखावज बजाती है।" मुझे लगता है मैं क्या वाक़ई में अच्छा नहीं बजाती क्या? लड़की हूँ तो पखावज बजाना मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया। तो वाक़ई में मतलब अच्छा नहीं बजाती, बट लड़की हूँ इसलिए जो ये बात है, इसलिए ये लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि लड़की हो के पखावज बजाए। तो मुझे लगता था कि क्या है, मैं लड़कों से थोड़ा कम बजाती हूँ क्या? अम और भा हाथ मेरा ज़रूर, मेरे मेरे साथ जो मेरे पुरुष मित्र थे जो बजाते थे, कॉलीग्स थे, उनका हाथ भारी पड़ता था मुझसे। अम, बट परफॉर्मेंस इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, ये बात तो बहुत बाद में समझ में आई। और उसका अपना एक ड्रामा होता है, और आप पखावज बजा कर भी और ये ज़्यादा मुश्किल काम है, डांस से आसान है, गाने से आसान है। तबला या पखावज बजा के किसी की इमोशनल स्टेट चेंज करना मुश्किल काम है। सितार बजा के भी हो जाता है, सुर है ना, रिदम से लेकिन आप कैसे चेंज करेंगे? रिदम से खेलना है आपको। आपके पास और कोई स्ट्रेंथ और कोई टूल है नहीं, सिर्फ़ रिदम है। तो मुश्किल काम है। और राघव जो है वो सितार बजाता था, और वो बहुत मन से बजाता था। वो कोई रियाज़-वियाज़ इस तरीके का उसका मतलब करता था, लेकिन वो जैम करता था पापा के साथ। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि पापा और राघव जो हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मल हैं अपने म्यूज़िक को लेके, तो वो जैमिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं। किसी के भी साथ बजाने बैठ जाएँगे, कोई भी गाना सुन लेंगे, उसको बजाने लगेंगे, पापा अपना माउथ ऑर्गन पे, राघव भी अपना टुनटुना लेते थे। मैं नहीं कर पाती थी। मैं अपनी था दुगुन, और उसके बाद अपना अ, पूरा मतलब अनुष्ठान के साथ बजाऊँगी, और परन पढ़ूँगी, फिर बजाऊँगी। तो मुझे खुद ही कुछ लगता था कि कुछ सही नहीं है ये, आई एम नॉट अ म्यूज़िशियन। अगर मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और इसमें कुछ नया नहीं किया, तो फिर आई एम नॉट अ म्यूज़िक। क्योंकि मैं ढोलक, लोग कहते थे ना अक्सर, "अरे! ढोलक ही बजा लो, तुम तो पखावज बजाती हो, ढोलक बजा लो।" ये वही वाली बात हो गई कि तुम इंजीनियर हो, टुल्लू-पंप सुधार दो। तो मुझे लगता था कि यार मैं तो ढोलक भी नहीं बजा सकती। शादियों में कहते थे कि यार तुम कथक सीखती हो, तुम ये गाने पे कर लो। किसी भी गाने पे डांस कर लो। हम अपना हस्तक-वस्तक कर रहे हैं, किसी को मज़ा ही नहीं आ रहा, और फ़िल्मी गानों पे जो लड़कियाँ डांस कर रही हैं उनको वाह-वाही। तो मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं हम? मतलब व्हाई कांट आई जस्ट परफॉर्म स्पॉन्टेनियसली? मेरे अंदर स्पॉन्टेनिटी की कमी थी एज़ एन आर्टिस्ट, जो पापा में नहीं थी। वो स्पॉन्टेनियस मम्मी को भी लगता था।
रियाज़, कोई भी चीज़ गाने के पहले हिचकेंगी, बहुत सोचेंगी, फिर सोच समझ के गाएँगी। वो हिचक मेरे अंदर भी आ गई क्योंकि हम दोनों क्लासिकल रूट लेकर आ रहे थे। पापा और राघव जो थे वो बहुत स्पॉन्टेनियस रूट लेकर आ रहे थे अपने म्यूज़िक के प्रति। पापा के लिए तो फ़ेमस था, मतलब बगल की आंटियाँ जो थीं वो अक्सर, एक आंटी तो हम लोग मज़ाक भी उड़ाते थे कि कहती थी कि बेटा वो तुम्हारे पापा तो एकदम कन्हैया जैसे लगते हैं जो वो रात में 3 बजे बाँसुरी बजाते हैं। तो हम पापा को चिढ़ाते भी थे। पापा की रैगिंग भी करते थे कि आप ये 3 बजे जो बाँसुरी बजाते हैं उससे मतलब काफ़ी उसके वो हैं, हलचल हो जाती है उससे। तो खैर तो अ, पापा तो रात में 3 बजे भी बाँसुरी बजाने लगेंगे। उनको गुस्सा आ गया तो बाँसुरी बजा रहे हैं, उनको खुशी हो रही है तो बाँसुरी बजा रहे हैं, माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। राघव भी मतलब ऐसे तो नहीं थे, लेकिन राघव भी अपना काफ़ी इमोशनल तरीके से सितार बजाते थे। मैं ही थी कि जिसको सारंगी चाहिए, फिर उसके बाद मूड चाहिए, फिर आटा लगेगा पखावज में, फिर बजाई जाएगी और फिर वो पूरे कायदे के साथ बजाई जाएगी। ये भी नहीं कि बीच में ही शुरू हो गए द्रुत में कुछ बजाना। पहले ठा में बजेगा, फिर मध्यले में बजेगा, फिर उसके बाद वो जो है वो मतलब द्रुत में जाएगा। तो ख़ैर आई थिंक अगर मैंने पापा से थोड़ी और स्पॉन्टेनिटी ले ली होती तो मैं बहुत अच्छी म्यूज़िशियन हो जाती। बखावत शायद धीरे-धीरे इसीलिए छूट गई क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत सीखा-सिखाया बजाती हूँ। मैं कुछ उसमें नई चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। अ, बट आज मुझे लगता है कि मुझे रियाज़ की तरफ ज़रूर कात्यायनी जी लौटना चाहिए और इतना सुंदर मीठा हाथ मेरे गुरु ने रखवाया है और मुझे इतनी तालीम मिली और मुझे ये भी लगता है कि एक आर्टिस्ट को, ज़रूरी नहीं है हर आर्टिस्ट को, लेकिन मुझे अपने लिए लगता है कि अपनी विधा छोड़कर कुछ दिन अगर ब्रेक लेके कुछ चीज़ें जैसे हम करते भी हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ट्रैवल करते हैं, कोई भी चीज़ जिससे हम और चीज़ें आइडियाज़ को एक्सपोज़ होते हैं, जब हम थोड़ा विश्राम लेकर उस चीज़ पे लौटते हैं, तो शायद हम थोड़े और ज़्यादा थॉट लेकर लौटते हैं अपने क्राफ्ट को, उसको आर्ट बनाने के लिए। तो मुझे लगता है शायद अब मैं पखावज के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें कर सकूँ, साउंड के साथ, रिदम के साथ। उसको पखावज को सिर्फ़ पखावज बजाना नहीं, पखावज एज़ अ साउंड, पखावज एज़ रिदम, पखावज का जो थिएटर है या जो ड्रामा है उसकी रिदम का, उसको समझ के कुछ नया काम शायद कर सकूँ। अगर अब मैं रियाज़ की तरफ लौटूँ तो, जो मैं डांस में कर पाती हूँ। अम हाँ। हाँ जी। बस ये शायद यही यही तकलीफ़ हो गई कात्यायनी जी कि मृदंग के साथ लड़की होना बहुत ज़्यादा ओवर हावी होने लगा। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा अनफ़ेयर है, मतलब मेबी आई शुड डू समथिंग एल्स जिसमें मैं मेरा लड़की होना इतना वो ना हो। बट अब मुझे ऑफ़ कोर्स वो सब पहले की बातें हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे रियाज़ की तरफ लौटना चाहिए और शायद मैं लौटूँगी भी क्योंकि पापा भी बहुत कहते हैं कि अ, बजाओ। तो मैं जी। और हाँ, पापा रिदम पे बहुत बात करते हैं, सॉरी मुझसे ज़्यादा जातियाँ और यतियाँ तो पापा को याद हैं कि ये रूपक है और ये तेवरा है और ये आड़ा चार ताल है और ये धवार है और ये एक ताल है और ये चौताल है। ये सब उनको तालों के नाम याद ना हो लेकिन तालों का इमोशनल यूज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ताल का नाम याद हो ना हो, वो तो ठीक है, होना भी चाहिए, वो तो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसका सही यूज़, किस ताल का क्या इमोशनल इम्पैक्ट है या उसको किसी और ताल के साथ मिक्स करके एक थर्ड इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया जा सकता है, ये समझना ज़्यादा मुश्किल है। और ये सारे परकशनिस्ट्स को तो मतलब अच्छे कॉलेजेस में और एडवांस स्टडीज़ में पढ़ाया भी जाता है कि रिदम का क्या यूज़ है क्योंकि जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि लय है तो जीवन है और लय से हटे तो प्रलय है। तो लय से हटे तो प्रलय है जो बात है कि रिदम में चलता है सब कुछ। हार्ट, शिशुलोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। अभी वो अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। तो ये रिदम का ही खेल है। ये सारा रिदम है। शिशु रिदम समझता है, थपथपाना समझता है, थपथपाने की रिदम समझता है। तो लोरी की रिदम जो है वो एक्टिविस्ट गीत की रिदम से अलग होगी और अगर नहीं है और लोरी की रिदम पे आप कोई एक्टिविस्ट गीत लिखते हैं या बनाते हैं तो फिर वो उसकी अ,
बहुत ही सुंदर एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बंध जाएँ कि ये इस जब पापा बोलते हैं कई बार कि इस ताल का जैसे रूपक या सात मात्रा जिसको हम कहते हैं उसको बहुत पौरुष के साथ जोड़ा जाता है। पौरुष भी नहीं कहूँगी अब तो शौर्य के साथ जोड़ा जाता है। म धागेने धागे तिरे तागेने तागे तिरे धे धीरे धीरे कत्ते गदिगन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ये 7 मात्रा है। तो धागेने धागे तिरे ता 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 धन 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 ता 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 धन धन ऐसा लगता है कि कोई तलवार लहराता हुआ चल रहा हो। लेकिन इसी ताल का सबसे ज़्यादा यूज़ सबसे रोमांटिक गानों में भी हुआ है। पिया तो से नैना लागे रे। तो सारे कई रोमांटिक गाने जो हैं वो 7 मात्रा पे चलते हैं। तो शौर्य के साथ हम जिसको जोड़ते हैं वो रोमांस पे सबसे सुंदर गाने। मैं जब मिस्टर घई के साथ काम करती थी, एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि सबसे सुंदर धुनें जो हैं हिट गानों की, वो भजनों पे हैं। जो भजन है वो सबसे ज़्यादा रोमांटिक है। उन्होंने मुझे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए थे, अपने ही गाने का दिया था निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम, देखा पहली बार, ओम जय जगदीश हरे पे उन्होंने सोच के लिखा था। तो बनाया था। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स हैं लय को लेकर और लय को लेकर पापा की समझ बहुत अच्छी है और वो उनकी कविताओं में भी दिखती है, उनकी फ़िल्म मेकिंग में भी दिखती है और मुझे लगता है वो समझना एज़ अ म्यूज़िशियन बहुत बड़ी बात है। लय जान लेना कि ये एक ताल है, ये धमार है, ये तेवरा है, ये तो क्राफ्ट है। वही बात जो पापा कहते थे कि विचार के साथ जोड़ो। क्राफ्ट को जब विचार के साथ जोड़ोगी तब वो आर्ट बनेगा। वरना इट्स अ डिस्प्ले ऑफ योर creative and strength and creative abilities and well creative नहीं sorry physical abilities कि हम 100 चक्कर लगा लेते हैं हम द्रुत में नाच लेते हैं या हम द्रुत में बजा लेते हैं और हम बहुत तेज उसमें बजा लेते हैं और हम बहुत ताने लगा लेते हैं लेकिन इमोशन और विचार दोनों होना चाहिए और वो करने के लिए आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अगर आप रिदम परकशन बजाते हैं तो आपको रिदम समझनी पड़ेगी जो बात मम्मी ने कही थी कि अगर डांस सीख रही हो तो रिदम समझनी पड़ेगी सिर्फ तैयार होना और कॉस्ट्यूम पहन के अच्छे-अच्छे मूवमेंट कर लेना इज़ नॉट डांस। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ब्रेक इट डाउन टू मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, स्पेस क्या होती है। आप यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होते हैं, तो आपके साथ आपकी ऑडियंस भी वहाँ से वहाँ पहुँचती है। बिना हिले बिना हिले आप तो हिल जाते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस बिना हिले यहाँ से वहाँ पहुँच चुकी है। तो ये क्यों? और आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं? ये हम थिएटर में फिर यूज़ करते हैं। कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं? सो ये सब चीज़ें हैं मतलब आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू मेक इट अ लेक्चर बट चीज़ों को ब्रेक डाउन करना। डांस सीखने का मतलब है रिदम समझना। रिदम का या स्पेस समझना या मूवमेंट को समझना, तो आर्किटेक्चर समझना, स्पेस के उसको समझना, अ, स्पेस का यूज़ कैसे हो सकता है डांस में? सिर्फ स्टेज पे कि कितने लोग हैं दक्षा सेठ ने तो मलखम्ब पे जब डांस करते हैं लोग तो उन्होंने मलखम्ब पे कथक किया मतलब उस रस्सी पे कथक किया। तो स्पेस को तोड़ा उन्होंने। अदिति मंगलदास ने रिदम के आइडियाज़ को तोड़ा, कॉस्ट्यूम के आइडियाज़ को तोड़ा, ट्रेडिशन को तोड़ा एज़ डांसर्स। तो नए-नए आइडियाज़ लेके आते हैं क्योंकि ब्रेक करते हैं। पहले तो ये सिर्फ डांस सीखते हैं एज़ क्राफ्ट पर फिर उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके उसके सार को समझते हैं। जैसे आप ब्रेड को तोड़ेंगे तो मैदा और बटर मिलेगा, तो फिर आप मैदा और बटर से फिर एक नई चीज़ बनाएँगे जो ब्रेड जैसी होगी, बट ब्रेड भी नहीं होगी। उसी फैमिली की होगी बट एक नया थॉट रखेगी। सो मतलब खाने के साथ नहीं एग्ज़ाम्पल देना चाहिए बट जस्ट टू मेक इट सिंपल। सो दैट इज़ व्हेन यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक मेरा वो था ऑब्जेक्टिव था जो मैं नहीं कर पा रही थी उस वक़्त पखावज में उसको कंप्लीट तो मैंने शायद एक एग्ज़िट ले ली। But maybe now I would want to reapproach it as sound and not just as Pakhavich. I hope I've जी answered. बिल्कुल। और देखिए मित्रों, हमने नरेश सक्सेना जी के कार्यों पर पूर्वा जी के वक्तव्य सुने, इनकी राय जानी, इनकी प्रतिक्रियाएं जानी, लेकिन यह पूरी बातचीत एक तरफा हो जाएगी अगर हम पूर्वा नरेश जी के कामों पर नरेश जी की प्रतिक्रिया को न जाने। आप लोग जानते हैं कि पूर्वा नरेश की अपनी एक
थिएटर कंपनी है आरंभ, जिसके सौजन्य से कई महत्वपूर्ण नाटक, उमराव जैसे और तमाम कई नाटक जो है बने हैं और देश दुनिया में दिखलाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण काम तमाम लोगों के साथ मिलकर पूर्वा जी कर रही हैं अपनी इस थिएटर कंपनी के माध्यम से, और इसके लिए इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं। ऐसे में आपके इन कार्यों पर नरेश जी की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं, इससे भी थोड़ा हमें बतलाएं, तो यह चर्चा कम से कम एक पक्षीय नहीं रह जाएगी। जी। जी, मुझे लगता है बहुत बोर भी हो गए होंगे लोग, बहुत लंबी चर्चा हो गई ये, 2 पौने 2 घंटे की चर्चा हो गई है। प्रतिक्रिया थी। अभी देखिए, रंजना अड़गड़े जी लिख रही हैं कि पूर्वा ने, देखिए मैं रख रहा हूं स्क्रीन पर, अपनी बातों में पूर्वा ने बुरी तरह, यानी कि अच्छी तरह जकड़ लिया। और ममता धवन जी इससे सहमत हैं। हाँ रंजना जी, बांध लिया है पूर्वा जी ने। तो थैंक यू कुछ सो और मच। बात करें लोग, हाँ, बातचीत को कुछ अब जी, हम लेकिन लोग बस उत्तरार्ध में। हम हमें सिखाया जाता है कि लोगों को उस पॉइंट पे छोड़ो जहाँ उन्हें और चाहिए। उन्हें उस पॉइंट पे मत छोड़ो जहाँ वो कहें बस और नहीं चाहिए। तो जहाँ उन्हें और चाहिए उस पॉइंट पे छोड़ो। ख़ैर मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर दूँगी। मेरे पापा, मुझे लगता है कई बार मुझे लगता है पापा थोड़े ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो बहुत तारीफ़ कर देते हैं मेरे काम की कि ऐसा तो मतलब ज़्यादा बोल देते हैं, मैं कहती हूँ पापा थोड़ा अनफ़ेयर हो रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई पहली बार ये काम किया है या किसी और ने किया ही नहीं मुझसे पहले। तो और फिर वो हर किसी को जिसका काम उन्हें पसंद आता है, बहुत खुले दिल से प्रशंसा करते हैं, "अरे वाह, वाह, वाह! क्या कह दिया आपने।" या जहाँ उनको लगता है कि कुछ कमी है तो उसको पूरा भी, मुझे भी जैसे मैंने बोला कि मुझे हमेशा कहते हैं कि इस बात को और क्लियर करो, ये हमारी बहस होती है, इस बात को और क्लियर करो, ये बात ठीक से, इस बात पे और ज़ोर दो। और मुझे लगता है कि वो ओवर एम्फेसिस है या वो मेलोड्रामा हो जाएगा थोड़ा-सा। तो कई बार हमारी इस बात को लेके बहस होती है, बट यूजुअली तो उनका ये होता है कि बहुत अच्छा है। किसी काम को उन्होंने मेरे कहा हो कि ये समझ नहीं आया, उम्म, बस वही 10वीं दौड़ का जब मैंने बच्चों के लिए अडैप्टेशन किया था, तो उन्होंने मुझे ज़रूर कहा था कि ये बहुत डिफरेंट अडैप्टेशन है, क्योंकि उन्होंने बहुत फ़ोक स्टाइल में वो लिखा था और मैंने उसे प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए जो अंग्रेज़ी नाटक देखते हैं, तो उन उस एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो फ़ेल हो गया, अंग्रेज़ी में बात करता है और ब्रैट है एक तरीके का, उसको जेंडर और प्रिविलेज समझाने के लिए मैंने वो कैरेक्टर गढ़ा था। तो उस समय ज़रूर वो थोड़े-से चौंक गए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत बदल गया है। लेकिन उसको भी उन्होंने स्वीकारा, बाहर आए, बच्चों से बात की और पूछा कि उनको कितना समझ आया, कहानी कितनी समझ आई, उसके आइडियाज़ कितने समझ आए। सो उसके अलावा मुझे पापा से कभी और बहुत जेंटली बोलते हैं अपनी बात, का आपको लगता नहीं वो क्रिटिसिज़्म है एक्चुअली, ये भी है। मेरे और किसी काम को उन्होंने कभी क्रिटिसाइज़ किया हो, नहीं, मतलब हमेशा या तो तारीफ़ ही की, उनको पसंद ही आया है, या फिर उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि इसको क्लियर करो, इस थॉट को क्लियर करो। अम, कभी कोई रोकते नहीं है वो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक्सपेरिमेंट करने से वो डरते नहीं हैं और ना ही डराते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि करके देखो और सूझबूझ के साथ करो, और मैं उनसे डिस्कस ही कर लेती हूँ पहले तो, कहीं गलत ना हो जाए कोई थॉट के, कई बार होता है आप कहना, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है कि मैं कहना कुछ चाह रही हूँ और कह कुछ देती हूँ। मतलब और ये तो मतलब एक रचना, मतलब कहानीकार के लिए तो ये बहुत बड़ी, कहानीकार भी मतलब जो शब्दों के साथ डील करते हैं उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक बात है। जी ममता आंटी। अम, तो मतलब जैसे मुझे याद है बचपन में एक बार ड्राइवर साहब ने किसी और बच्चे को डाँट दिया था जो हमारे साथ था। उसको मना कर दिया था, गाड़ी में मत चढ़ो, ऐसा कुछ बोल दिया था। मतलब आई थिंक किसी शायद हमारे यहाँ जो कपड़े धोने आती थी उनका बेटा था बंसी, तो उसको मना कर दिया था। तो मैं उनसे बहस कर रही थी और उन्होंने पापा से शिकायत कर दी कि ये मतलब ज़ुबान लड़ा रही है, ऐसे कुछ बोल दिया। तो पापा ने मुझसे पूछा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि
मैंने इंग्लिश में बोला, मैंने कहा ही कांट से दिस, ही कांट से दैट, और पापा ने उसे इंटरप्रेट किया कि मैं बोल रही हूँ कि वो ऐसा नहीं बोल सकते, जबकि मैं बोलना चाह रही थी कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो कन्फ्यूज़न हुआ उसमें मुझे ही डाँट पड़ गई सबके सामने। तो पापा को लगा मैं ड्राइवर साहब को बोल रही हूँ कि आप मुझे ये नहीं बोल सकते। जबकि मैं बोलना चाह रही थी कि उन्हें ऐसा इस बच्चे के साथ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर वो मेरी बात मैं ठीक से समझा सकती तो शायद मुझे डाँट नहीं पड़ती। लेकिन उस समय तो मुझे बहुत ज़ोर की डाँट पड़ गई थी, और पापा को कभी-कभी गुस्सा आता है तो बहुत ज़ोर का आता है। बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़ोर का आता है। और वो इतनी मतलब उफ़ान की तरह है, वो ठंडा भी हो जाता है। और 10 मिनट बाद वो आके अपनी बात रैशनली समझाते भी हैं आपको कि मैं ये कहना चाहता था और मैंने गुस्सा कर दिया, सॉरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई चीज़ देख के बहुत हार्श क्रिटिसिज़्म दिया हो, लेकिन उसको और ज़्यादा बेहतर करो, और ज़्यादा बेहतर बेहतर करो, ये तो वो हर चीज़ में आता ही है उनका एक, और उसी को लेके बहस होती है कि इसको कितना ओवर एम्फसाइज़ करना चाहिए, कितना सरल बनाना चाहिए। जी। और मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ गए हैं, और कुछ चित्र हैं इस अवसर पर। चित्रों की एक वीडियो फाइल है, उसे देख लेते हैं। और उस वीडियो फाइल में अलग अलग प्रसंगों से जुड़े हुए चित्र हैं, जिन पर हम पूर्वा जी की राय ले लेंगे और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हालांकि तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही बातचीत में सभी कुछ संभव नहीं है, और समय भी काफी हो गया है। तो इस यह देखिए, जिस हम संबंध फिल्म की बात कर रहे हैं, जिस पर नरेश सक्सेना जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, उस अवसर का चित्र। पूर्वा जी कुछ कहना चाहें? ये तो मतलब हम लोग थे नहीं वहाँ पे, हम तो सूरीनाम में थे, तो ये तो लेकिन हमारा फ़ेवरेट चित्र है ये तो, मतलब ये मम्मी का सबसे सुखद क्षण है कि पापा ने ये फ़िल्म बनाई और उनको ये अवार्ड मिला, क्योंकि वो जानती थी कि पापा को फ़िल्म और सिनेमा से कितना प्रेम है। तो उन्होंने पहली ही फ़िल्म में अपने ये मुकाम हासिल किया, ये तो मम्मी को बहुत वो था। ये तो मतलब पापा और उनकी हँसी जो उनके पहले कमरे में दाखिल होती है। हाँ, देखिए, वह भी एक कविता है पूर्वा जी, जी। कि पिता के मिलने से पहले पिता की हंसी घर में दाखिल होती है। कविता ही तो है। जी, जी। और अभी पहले के चित्र में आपने देखा था विनोद कुमार शुक्ल और नरेश जी को, और उसके उदय प्रकाश और हुँ। नरेश जी को। और इस चित्र में जो है बिल्कुल यंग जनरेशन के साथ नरेश जी ये संवाद करते हुए। शिलांग में, आई थिंक ये शिलांग के पास की कोई जगह है, और पापा को शिलांग बहुत पसंद है, मतलब जी। बहुत ज़्यादा। जी। ये फ़ोटो तो शायद पेरिस या कहीं का है, हम घूमने गए थे, और पता नहीं पापा ने ऐसा मुँह क्यों बनाया हुआ है, लेकिन फ़ोटो खिंचाते समय पापा थोड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये हम एक बेंच पे बैठे थे, और पापा बता रहे थे कि पापा ये कह रहे थे कि यहाँ की नदियाँ भी गंदी हो गई हैं। ये दुःख था उनका, उस नदी के पास बैठ के, कि यहाँ की नदियाँ भी गंदी हो गई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस की बात कर रहे थे कि लोगों ने कहीं की नदियों को नहीं छोड़ा। हाँ, ये पेरिस की फ़ोटोग्राफ्स हैं, या आईफ़िल टावर का फ़ोटोग्राफ है। और पापा, हाँ, आईफ़िल टावर पे जब हम पहुँचे थे तो 2 लाइनें थीं। एक लाइन बहुत लंबी थी, क्योंकि वो एलिवेटर से जाने वाले लोगों की लाइन थी, और एक लाइन थोड़ी छोटी थी। तो हमने कहा ये लंबी लाइन में हम खड़े होंगे तो शाम तक खड़े रह जाएँगे। तो छोटी लाइन में हमने पूछा ये लाइन छोटी क्यों है? तो उन्होंने कहा ये सीढ़ी से चढ़ के जाने वाली लाइन है। तो हमने कहा कि अरे पापा कैसे चढ़ेंगे? पापा ने कहा मैं चढ़ लूँगा। तो पापा पूरा आईफ़िल टावर, मतलब जो जिस मंज़िल तक वो जाने देते हैं आपको, एक मंज़िल तक ही वहाँ का एलिवेटर जाता है, वहाँ तक पापा चढ़ के गए थे। बस एक बार बैठे थे और कोक पिया था उन्होंने, या कोई तो कोला पिया था, क्योंकि शुगर ड्रिंक चाहिए थी उनको। लेकिन उसके अलावा पापा पूरा आईफ़िल टावर, और ही वाज़ व्हाट 75-77 एट दैट पॉइंट, वो पूरा चढ़ के ऊपर गए थे। और हम हाँफ गए थे, वो आराम-आराम से चढ़ते-चढ़ते पहुँच गए थे।
ये सब जर्मनी की फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये ऋषिकेश की फ़ोटोग्राफ है। हम पापा को ले गए थे पापा को एक्चुअली हाँ, हम पापा का बर्थडे पापा के साथ मनाना चाह रहे थे और पापा ने कहा मैं जा रहा हूँ देहरादून क्योंकि वहाँ इंद्रजीत सिंह जी के स्कूल में उनको बच्चों ने उनके साथ उनका बर्थडे मनाने की इच्छा ज़ाहिर की थी। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ और राघव ने कहा कि ये क्या बात हुई पापा अपनी बर्थडे के दिन देहरादून चले जाएँगे और मैं बॉम्बे में थी। तो मैंने कहा कि राघव अब उनको अपने पाठकों के पास जाने दो और उन्हें जाने दो। तो वहाँ वो गए और हम लोग फिर पीछे-पीछे उन्हें सरप्राइज़ देने देहरादून पहुँच गए थे। राघव लखनऊ से आया था, मैं बॉम्बे से गई थी और पापा को हमने सरप्राइज़ किया था। ये वहीं के हैं, ऋषिकेश के फ़ोटोग्राफ्स हैं सारे। ये भी पेरिस का फ़ोटोग्राफ है। आई डोंट नो ये पापा ये कहीं लेस्टर मेरा कोई नाटक था और उसके लिए हम गए थे तो ये लेस्टर का फ़ोटोग्राफ है। जी। जी। पापा तो मित्रों, के साथ काफ़ी घूमा हाँ, है और पापा उम, मतलब कहते हैं ना कि द बेस्ट स्टोरीज़ आर नॉट बिटवीन द कवर्स ऑफ स्टोरी बुक्स बट बिटवीन द कवर्स ऑफ योर पासपोर्ट या पासपोर्ट ना कह लें तो ट्रैवलॉग्स। तो पापा ने हमेशा एनकरेज किया है कि घूमो और पापा के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, पापा की ख़ासियत है, वो चाहे रोम जाएँ, इटली जाएँ, वहाँ का लोकल पेपर ज़रूर खरीदते हैं और किसी से कहते हैं कि हेडलाइन्स बताओ मुझे पढ़ के कि क्या है? और अंग्रेज़ी पेपर तो ऑफ़ कोर्स ढूँढते ही हैं। तो उस जगह का लोकल पेपर ज़रूर पढ़ना चाहते हैं, लोकल घटनाएँ जानना चाहते हैं। वहाँ के उसमें हम लोग तो जाते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस और मैप्स और ये सब लेके बैठ जाते हैं, वो न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, वहाँ का लोकल जी, न्यूज़पेपर ज़रूर। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया पूर्वा जी। बहुत ही शानदार बातचीत रही, रोचक बातचीत रही और तमाम पक्षों पर एक जो आपकी दृष्टि हो सकती थी, उससे हम लोग अवगत हो सके और इस बहाने नरेश सक्सेना जी के सर्जक पक्ष के अलग-अलग आयामों पर चर्चा हो सकी। उनकी रचनात्मकता शब्दों से लेकर दृश्यों तक किस तरह से गतिमान है, पहले से लेकर आज तक, पूर्व से लेकर वर्तमान तक और आगे भी वे एक के बाद एक कई कामों में लगे हुए हैं, कई कविताओं की भी श्रृंखलाओं पर काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से लगातार लगभग 2 घंटे तक जुड़े रहे और अपनी प्रतिक्रियाओं से कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को लाइव बनाते रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया पूर्वा जी, आपने समय निकाला और इन सभी पक्षों पर आज चर्चा हो सकी। नहीं, आभार। थैंक यू। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए और पापा से इतना प्रेम करने के लिए। थैंक यू। जी, शुक्रिया। शुभ रात्रि। जी, नमस्कार।